हाँ जी, आज इस सेशन में हम बात शुरू करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 68। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा आपने शायद स्कूल टाइम में भी पढ़ा हो और हो सकता है CS ईट में थोड़ा सा पढ़ा हो द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, लेकिन आज जो पढ़ने जा रहे हैं आप, आंखें खुलने वाली हैं और दिमाग के तोते उड़ने वाले हैं, मोर भी उड़ने वाले हैं व्हेन वी आर स्टडिंग द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। और कहने के लिए आधे पेज की डेफिनेशन है, इट इज हाफ पेज डेफिनेशन एज गिवन बाय द लॉ मेकर, बाय लोकसभा राज्यसभा। और सेक्शन 2 क्लॉज 68 पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली क्या बोलूं इसको, सेक्शन 2 क्लॉज 68, नॉट सबसेक्शन। हाँ, सेक्शन 2 क्लॉज 68 और आगे बोलेंगे सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2। क्लियर है ना? सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 और फिर सब क्लॉज 3 आएगा नीचे। और साथ में फिर एक सिक्योरिटीज की डेफिनेशन भी रेफर करेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 81, वो भी रेफर करने वाले हैं। छोटी सी डेफिनेशन है, बट lots of brainstorming is going to happen. So without wasting time, getting started over here, and we say private company means a company which is having a minimum paid up share capital as may be prescribed, and which by its articles restricts the transferability of its shares, limits the number of members to 200, and prohibits the public issue of any securities. ऐसा पढ़ा हुआ है पहले कुछ? एक बार मैं सिंपल बोलूं, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल उतनी तो होनी चाहिए जितनी प्रिस्क्राइब्ड है। प्रिस्क्राइब्ड बाय होम? प्रिस्क्राइब्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और आज जुलाई 2022 में अभी तो कुछ प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, तो दिसंबर 2022 एग्जाम्स के लिए तो आप कहोगे कि जी कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। और मुझे लगता भी नहीं कि मिनिस्ट्री का कोई प्रिस्क्राइब करने का मूड है। मतलब 2015 में इन्होंने वो कुछ प्रिस्क्राइब लिमिट थी 5 लाख की, वो डिलीट कर दी थी। और तब से वो अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब 2015 से 2022 7 साल हो गए, कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। और एक बार यहाँ पर बड़ा सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, क्या हम 200 रुपए से या 100 रुपए से एक पब्लिक कंपनी या एक प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं? आंसर इज यस। 100 रुपए की पेड अप कैपिटल से क्या एक प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं? आंसर इज यस, लीगली अलाउड है। बाकी वो एक मजाक है कि हम 100 रुपए की पेड अप कैपिटल से प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं, तो बिजनेस तो प्रैक्टिकली क्या करेंगे हम 100 रुपए से? कुछ बिजनेस तो कर नहीं पाएंगे। बट प्रैक्टिकली आज की तारीख में बोलूं तो ये जो लिखा है कंपनी हैविंग मिनिमम, हैविंग से लेकर प्रिस्क्राइब तक और ये एंड तक, ये प्रैक्टिकली यूजलेस है। अब एग्जाम में लिखना है या नहीं लिखना है? एग्जाम में तो लिखना है। वो प्रैक्टिकली यूजलेस है वो एक अलग बात है। अगर मैं सीधा बोलूं तो आजकल प्रैक्टिकली जो यूजफुल क्या है, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और एक प्राइवेट कंपनी वो है, आर्टिकल्स मालूम है ना सबको? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोले तो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। तो हर प्राइवेट कंपनी को, हिंदुस्तान में हर प्राइवेट कंपनी को अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस में 3 बातें लिखनी जरूरी हैं। और जब हम बात करते हैं वो 3 बातें क्या हैं? नंबर 1, प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। अब और साथ में दूसरा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी ही होती है। 1 person कंपनी इज ऑल्सो प्राइवेट कंपनी, इट हैज ओनली 1 member 1 shareholder, उसको छोड़ दीजिए। तो प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स एंड प्राइवेट कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। अब उसके बाद 200 को लेकर कुछ डिस्कशन हो रहे हैं यहाँ पर। इस डिस्कशन में अभी नहीं लेकर जा रहा हूँ आपको, आई एम नॉट रीडिंग दिस राइट नाउ। और नीचे क्या है? प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर एनी सिक्योरिटीज। सिर्फ शेयर्स की बात नहीं हो रही है, एनी सिक्योरिटीज। अब मेरा पहला सवाल यहाँ पर सभी बैचेस में नॉर्मली एक ही रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन। वो 2 शब्दों का इस्तेमाल किया लॉ मेकर ने। क्लॉज ए में शब्द इस्तेमाल किया है रिस्ट्रिक्शन का मतलब कि आप वो पर्टिकुलर एक्टिविटी कर सकते हो, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कर सकते हो, सब्जेक्ट टू सम प्री कंडीशंस, सब्जेक्ट टू सम टर्म्स एंड कंडीशंस और प्री कंडीशंस। और प्रोहिबिशन का मतलब होता है बिल्कुल मना है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, 100% मना है। तो जो सब क्लॉज 3 में दिख रहा है आर्टिकल्स प्रोहिबिट, मतलब वो बिल्कुल मना है, कर ही नहीं सकते हैं। और रिस्ट्रिक्शन का मतलब कर सकते हैं बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। अब जो आपके पास वो जो आपकी बुक में लिखा है, मैं कहूँगा यहाँ मेरे पास भी वही लिखा है। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड तरीके से लेकर चल रहा हूँ, देन आई विल एंटर योर बुक
लेटर ऑन। तो वो रिस्ट्रिक्ट्स और प्रोहिबिट्स, और रिस्ट्रिक्शन किस चीज के ऊपर है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर है। डिबेंचर्स के ऊपर? आंसर इज नो। तो रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर है। और प्रोहिबिशन जो है पब्लिक इशू ऑफ ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। और ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, और एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल जो 20 साल के बाद कंपनी रिडीम कर देती है। एक कन्वर्टेबल वाले किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं वो कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो रिडीम हो जाते हैं। कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा रिफंड कर देती है, रीपे कर देती है आफ्टर 20 ईयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है तो 30 ईयर्स। ऐसे डिबेंचर भी दो तरीके के होते हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। तो मैं सी और एनसी लिख रहा हूं, यहाँ पर जगह की कमी है। तो सी का मतलब कन्वर्टेबल और एनसी का मतलब नॉन कन्वर्टेबल। और कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो कन्वर्ट होंगे इनटू इक्विटी शेयर्स, और नॉन कन्वर्टेबल है तो कन्वर्ट नहीं होंगे, कंपनी रीपे कर देगी, रिडीम कर देगी। और अदर सिक्योरिटीज में भी और चीजें भी आ सकती हैं, बॉन्ड्स बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में आप पढ़ोगे, कुछ आएगा ऐसे क्लिप एंड स्ट्रिप बॉन्ड, डिजास्टर बॉन्ड, वेल जेम्स बॉन्ड, नॉट जेम्स बॉन्ड बट अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स आएंगे, अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स आएंगे और आप पढ़ोगे वो सब। तो बॉन्ड्स हैं, यूनिट्स बोलते हैं। वेल लेकिन जब हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, पब्लिक इशू तो कर नहीं सकते, तो ये एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन किसके ऊपर लगाया गया है? किसके ऊपर लगाया गया है? कंपनी के ऊपर लगाया गया कि कंपनी अपना पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकती। तो फिर कंपनी अगर पब्लिक इशू नहीं ला सकती तो कंपनी ये सारी सिक्योरिटीज कैसे इशू करेगी? प्राइवेट प्लेसमेंट से, क्योंकि आपकी कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी है। तो लॉ मेकर ने बेसिकली क्या बोला कि आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो यू कैन इशू सिक्योरिटीज ओनली बाय प्राइवेट प्लेसमेंट अंडर सेक्शन 42 एंड यू कैन नॉट इशू बाय वेल पब्लिक इशू। थोड़ा सा हम आपको यहाँ हल्का सा प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ। जिस दिन सेक्शन 42 करवाऊंगा, आप मान लो सेक्शन 42 के ऊपर 2-2.5 घंटे लगेंगे। बहुत ही लेंदी सेक्शन है, साथ में बहुत लेंदी रूल्स भी हैं। इन द चैप्टर ऑफ प्रॉस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अभी सिर्फ 2 लाइनों में क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि प्राइवेट प्लेसमेंट जो किया जाता है, वेल maximum 200 offerees are allowed for each kind of securities in one financial year. Maximum, how many offerees are allowed? Maximum 200 offerees are allowed for each kind of securities in one financial year. तो सेक्शन 42 तो ये बोलता है कि अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है तो 200 ऑफरीज को ऑफर कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है तो 200 ऑफरीज को ऑफर कर सकती है, डिवेंचर्स इशू कर रही है तो 200 ऑफरीज को ऑफर कर सकती है। और हो सकता है हम ऑफर 200 को कर रहे हो लेकिन सब लोग लेना, हो सकता है 195 ने लिया और बाकी 5 ने डिक्लाइन कर दिया, और ये पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है। आई होप गेटिंग दैट। तो और 200 को ब्रेक भी कर सकते हैं कि कंपनी ने ऐसे किया कि पहले 50 लोगों को अपने इक्विटी शेयर्स ऑफर किए, उसके 2-3 महीने बाद 70 लोगों को अपने इक्विटी शेयर्स ऑफर किए, 50 + 70 120 हो गए, फिर 4-5 महीने के गैप के बाद फिर 80 और 80 ऑफरीज और हैं, तो टोटल 50 + 70 + 80 एंड टोटल बिकम्स 200 ऑफरीज फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इन वन फाइनेंशियल ईयर जो अलाउड है। वो सेक्शन 42 है और उसके लिए कोई पब्लिक इशू लॉन्च नहीं होता। एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म बनता है जो उन लोगों को हाथ में दिया जाता है जिनको प्राइवेट ऑफर दिया जाता है, और जिसके हाथ में दिया जाता है ना उसी के बैंक अकाउंट से ही चेक आना चाहिए। उसके ब्रदर फादर के बैंक अकाउंट से भी चेक आएगा ना तो लेंगे नहीं, वो उसमें लिखा हुआ है। और पब्लिक इशू तो फिर आपको मालूम है, जैसे LIC का पब्लिक इशू आया तो वो तो कहानी अलग है। पब्लिक इशू आ गया तो पूरे ऑल ओवर इंडिया स्केल पे आ गया, और लोग इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई करते हैं या ब्रोकर्स के थ्रू अप्लाई करते हैं। खैर फिलहाल वापस आते हैं, तो प्राइवेट कंपनी कैन इशू ओनली बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। और हम क्या बोलते हैं, अगर वो लाला और लाली ने कंपनी बनाई तो प्राइवेट कंपनी किसको शेयर्स इशू कर रही है? लाला जी को, लाली को, छोटा लल्ला, छोटी लाली, बड़े लाला जी, बड़ी लाली एंड समथिंग लाइक दैट। 4 दोस्तों ने मिलकर कंपनी बनाई तो उन चारों को इशू किया जा रहा है, या उनके और एक्वेंटेंसेस हैं प्राइवेट प्लेसमेंट से। और ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के ऊपर, वो किसके ऊपर लगाई गई है? शेयर होल्डर्स के ऊपर लगाई गई है जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो रिस्ट्रिक्शन इज नॉट ऑन कंपनी, द रिस्ट्रिक्शन इज ऑन, प्रोहिबिशन इज ऑन कंपनी, रिस्ट्रिक्शन इज ऑन शेयर होल्डर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मतलब रट्टा तो मार लिया, ये नहीं समझते कि रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगाई गई और
प्रोहिबिशन किसके ऊपर लगाई गई? तो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है शेयर होल्डर्स के ऊपर कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर ना करें। तो मेरा सवाल ये है कि इसमें कौन से वाले शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या दोनों? हाँ जी, दोनों। इसमें इक्विटी शेयर्स भी आएंगे, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी आएंगे, दोनों चीजें आएंगी। लेकिन डिबेंचर्स की बात यहाँ नहीं हो रही है, मैं अलग से करूंगा डिबेंचर्स की बात। आई लाइक टू टॉक अबाउट दैट डिबेंचर सेपरेटली। अब एक चीज है हमारी, अब ध्यान से सुनिएगा, हमारी कंपनी है प्राइवेट कंपनी और हमारे यहाँ 200 मेंबर, 200 मेंबर्स हैं, एग्जैक्ट 200, 200 हो सकते हैं। तो ये 200 मेंबर में कौन आएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर या दोनों मिलाकर एग्रीगेट 200? दोनों मिलाकर एग्रीगेट 200। तो जब 200 मेंबर्स बोलते हैं तो 200 मेंबर्स में इक्विटी शेयर होल्डर भी आते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आते हैं। तो प्राइवेट कंपनी की तो ये लिमिट है कि दोनों मिलाकर, इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों मिलाकर 200 के ऊपर नहीं जाने चाहिए। अब आपको कुछ कहना है, पूछना है, मोस्ट वेलकम। एनी क्वेश्चन ऑन दिस सो फार? हाँ जी, क्लियर है। तो 200 मेंबर्स इंक्लूड्स इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों। और ऐसा हो सकता है कि 150 इक्विटी शेयर होल्डर्स, 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो मुझे यहां लगता है कि मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। पहले मैंने आपको बोला था 200 200 200 करके, आप याद है, फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज आप इशू कर लो, वो सेक्शन 42 में लिखा हुआ था। लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं कर पाएगी कि 200 इक्विटी शेयर होल्डर हो गए और 200 प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए और दोनों मिलाकर 400 हो गए। प्राइवेट कंपनी नहीं कर पाएगी। मतलब पब्लिक कंपनी कोई है, जैसे मुकेश अंबानी ने कोई पब्लिक कंपनी बना ली, 7 फैमिली मेंबर्स, हाँ, पब्लिक कंपनी कोई प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है तो 200 इक्विटी शेयर होल्डर, 200 प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 200 डिबेंचर होल्डर पर फाइनेंशियल ईयर। पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट में कर जाएगी वो वाला काम। लेकिन प्राइवेट कंपनी ऐसा कर ही नहीं सकती कि 200 इक्विटी शेयर होल्डर, 200 प्रेफरेंस शेयर होल्डर और 200 डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर तो चलो मेंबर्स में काउंट नहीं होते, लेकिन प्राइवेट कंपनी अगर 200 इक्विटी शेयर होल्डर और 200 प्रेफरेंस शेयर होल्डर करेगी, टोटल 400 हो जाएंगे। और वो अलाउड नहीं है। वो कहाँ अलाउड नहीं है? सेक्शन 2 क्लॉज 68 में अलाउड नहीं है। डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी में अलाउड नहीं है। सेक्शन 42 में 200 200 200 करके अलाउ कर देते हैं, बट सेक्शन 2 क्लॉज 68 में तो मालूम है ऑल मेंबर्स पुट टुगेदर मैक्सिमम 200 ही रहने चाहिए। तो इसी 200 के अंदर प्राइवेट कंपनी को अपना जो भी करना है टोटल 200 के अंदर अंदर ही करना है। बात समझ में आ रही है? तो मे बी 100 इक्विटी शेयर होल्डर्स, 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मैं कहता हूँ 170 इक्विटी शेयर होल्डर्स, 30 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, लेकिन दोनों मिलाकर 200 के ऊपर जा ही नहीं सकते। और वो सेक्शन 42 में कुछ भी लिखा हो, आप सेक्शन 42 में कुछ भी लिखा हो, लेकिन आप सेक्शन 2 क्लॉज 68 की जो 200 की लिमिट है, इसको जंप कर ही नहीं सकते। आई होप गेटिंग दैट। ओवरऑल लिमिट आपकी 200 रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। वेल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, जस्ट अ सेक। हाँ जी, जब मैं बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ 200 मेंबर ही हैं, 200 मेंबर्स के ऊपर किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है आर्टिकल्स में कि आप अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं करेंगे? इन 200 मेंबर्स के ऊपर किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, ये मेरा सवाल है। बाहर वालों को डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि इन 200 मेंबर्स में से कोई एक मेंबर है जो अपने शेयर बेचना चाहता है, वो डायरेक्टली बाहर वालों को सेल नहीं करेगा। वो पहले किसको पूछेगा? पहले वो रिमेनिंग जो 199 शेयर होल्डर्स हैं उनसे पूछेगा कि आप मेरे शेयर्स खरीदना चाहते हो। रिमेनिंग 199 मेंबर से पूछेगा कि क्या आप मेरे शेयर्स खरीदना चाहते हो। और इनमें से 199 में से किसी एक ने भी बोल दिया हाँ, तो फिर उसी को देने हैं। फिर आप अपने शेयर्स बाहर वालों को नहीं देंगे। ये बात कहाँ लिखी होगी? कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी होगी कि इन 200 मेंबर्स में से जो मेंबर अपने शेयर बेचना चाहता है वो पहले किससे पूछेगा? रिमेनिंग 199 मेंबर्स या रिमेनिंग 199 शेयर होल्डर से पूछेगा कि आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद लो। और वहां पर अगर 2 लोगों ने हाँ बोल दिया तो फिर जो ज्यादा पैसे दे रहा होगा फिर पूछ लेंगे कि हाँ भाई आप पर शेयर कितना पे कर रहे हो? वेल 250 रुपीज पर शेयर या 260 रुपीज पर शेयर, लेटर से कुछ उन्होंने वैल्यूएशन निकाल रखी है शेयर की एज पर द बैलेंस शीट। तो जो ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा होगा उसको दे देंगे। आई होप गेटिंग दैट। लेकिन अब एक और क्वेश्चन भी है दिमाग में आता है। ये एक अकेला इकलौता मेंबर बेचारा 199 को सबको अलग अलग चिट्ठी डालेगा, सबको अलग अलग लेटर डालेगा 199 को, और एक एक से पूछेगा। तो आंसर इज प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये जो मेंबर है, ये जो बेचना चाहता है अपने शेयर, ये किसको बताएगा? ये बताएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि मैं अपने शेयर
बेचना चाहता हूँ, और फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंटीमेट जब करेगा, इन्फॉर्म करेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्फॉर्म करेंगे 199 को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे इन्फॉर्म करेंगे 199 को। तो ये जो मेंबर बेचना चाहता है अपने शेयर, ये किसको इन्फॉर्म करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो प्रैक्टिकली जो कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होता है वो ऐसे लिखा होता है कि जो भी बेचना चाहता है वो इन्फॉर्म करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्फॉर्म करेंगे रिमेनिंग 199 को, और उनसे रिस्पॉन्स मांगेंगे। और रिस्पॉन्स इनफाइनाइटली कितने भी टाइम में आ जाए रिस्पॉन्स, या कोई टाइम लिमिट डिफाइन कर देंगे? वो टाइम लिमिट डिफाइन कर देंगे 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, जो भी टाइम लिमिट डिफाइन करनी होगी। इनफाइनाइट तो नहीं होगा। और नाउ द पॉइंट इज कि वो टाइम लिमिट जो है वो कंपनी लॉ में तो बताई नहीं है, तो फिर वो टाइम लिमिट कहीं तो लिखी होनी चाहिए। तो कहाँ लिखी होनी चाहिए? कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो टाइम लिमिट मेंशन होगी। एओए के अंदर कोई टाइम फ्रेम मेंशन होगा, लेट अस प्रिज्यूम 30 डेज, क्योंकि क्या कंपनी टू कंपनी चेंज हो सकता है? किसी कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में लिखा है 30 डेज, किसी कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में लिखा है 45 डेज, और वो टाइम किसको दिया जा रहा है? उन 199 शेयर होल्डर्स को, कि वो अपना रिस्पॉन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे। अगर वो 30 डेज या 45 डेज जो भी लिखा था आर्टिकल में, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया और उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, तो ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि वो 199 में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है शेयर्स परचेज करने में। तो फिर वो जो एक लौता मेंबर बेचना चाहता है अपने शेयर, अब वो आउटसाइडर्स को बेच सकता है। बात समझ में आई? और शैल आई रिपीट वंस? समझ में आ गया सबको कि क्या होता है प्रैक्टिकली? तो प्रैक्टिकली सभी कंपनी के आर्टिकल्स में ये लिखा होता है। अच्छा, ये 199 मेंबर्स को मालूम है एक राइट दिया गया है यहाँ पर, उस राइट को लीगली क्या बोलते हैं? ROFR, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। ये जो 199 मेंबर्स हैं इनको क्या दिया गया है? राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, कि ये रिफ्यूज करेंगे देन ओनली वेल द सेलिंग मेंबर कैन ऑफर हिज शेयर्स टू द आउटसाइडर। राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल या ROFR। न्यूज़पेपर्स में कई बार बड़ा बड़ा आपको बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, नाम सुने हुए हैं? तो अब मैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया, आजकल तो खैर न्यूज़पेपर का कल्चर ही बहुत कम हो गया। कोविड आने के बाद से तो लोगों ने जो पहले न्यूज़पेपर मंगवाते भी थे वो घरों में मंगवा भी नहीं रहे हैं, हर कोई न्यूज़पेपर भी ऑनलाइन ही खोल लेता है। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट है, बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वेबसाइट है, तो यू कैन ऑलवेज ओपन दैट, और न्यूज़पेपर पूरा मिल जाता है उसके अंदर आपको। एप्स, सबकी एप्स भी हैं, तो वहां आप देखोगे ROFR कहीं ना कहीं आपको बड़ा बड़ा देखने के लिए मिल जाएगा। और जो बातें मैंने बोलकर बताई हैं अभी, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक बार फटाफट पढ़ भी लेते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है कि सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 1 में आर्टिकल्स ऑफ ऑल प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया, articles of all private companies in India provide that if a particular shareholder of the company wants to sell his shares, then he shall first of all offer his shares to all remaining existing shareholders of the company and wait for such time period as may be mentioned in the articles. Say 30 days का मतलब presume 30 days and maybe 45 days. And if all the shareholders refuse to purchase his shares or do not respond back in the given time, then only the concerned shareholder कौन? जो बेचना चाहता है, then only he shall offer his shares to the outsider and who is not an existing shareholder of the company. और इसको नाम क्या दिया गया? राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स। एक नाम और भी दे देते हैं इसको, लीगली स्पीकिंग इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रीएम्प्टिव राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स। 199 शेयरहोल्डर्स का प्रीएम्प्टिव राइट है। तो दो नाम है, पहला नाम क्या है? राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, और दूसरा नाम क्या है? प्रीएम्प्टिव राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स। उनका प्रीएम्प्टिव राइट है कि पहले उनसे पूछा जाए, अगर वो मना कर देते हैं तो फिर आउटसाइडर्स के पास जाइए। कहानी समझ में आई यहां तक? तो मैं कहूंगा पहला पॉइंट हो गया आपका, दैट इज आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। और रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर या शेयर होल्डर्स के ऊपर? शेयर होल्डर्स के ऊपर। पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है, पब्लिक कंपनीज नो रिस्ट्रिक्शन, वो आगे हम पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में। देन दूसरी चीज आपकी समझ में आ गई है दैट आर्टिकल्स लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। अब जब ये 200 की बात हो रही है ना, तो इसमें दो प्रोवाइजो नीचे दिए गए हैं आपको, प्रोवाइडेड दैट और प्रोवाइडेड फर्दर दैट। कैन आई कॉल इट फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो? फर्स्ट प्रोवाइजो एंड सेकंड प्रोवाइजो इन द लैंग्वेज ऑफ लोकसभा राज्यसभा।
और आपको मालूम है प्रोवाइजो किस काम के लिए क्रिएट होता है, या तो प्रोवाइजो एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है या प्रोवाइजो कोई कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। प्रोवाइजो अलग अलग कामों के लिए होता है। अब यहाँ पढ़कर ही पता चलेगा कि प्रोवाइजो क्या कर रहा है। पहला फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कह रहा है, एक आपको स्पेशल केस डिफाइन करके बता रहा है। प्रोवाइड दैट 2 or more persons when they hold 1 or more shares jointly, मतलब शेयर सर्टिफिकेट एक है और एक शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर चाहे एक शेयर है, चाहे 5,000 शेयर है, चाहे 1,00,000 शेयर है, लेकिन उसके ऊपर 2 नाम लिखे हुए हैं, 2 or more persons they hold 1 or more shares in the company jointly, then they shall for the purpose of this clause का मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 68 they shall be treated as single member। यहाँ तो उनको सिंगल मेंबर ही माना जाएगा, कहीं और चाहे 2 मान लो, लेकिन सेक्शन 2 क्लॉज 68 के पर्पस के लिए तो उनको सिंगल मेंबर ही माना जाएगा। अब मेरा एक सवाल है, प्राइवेट कंपनी है और मान लो मौसम भी अच्छा चल रहा है, प्राइवेट कंपनी है और कंपनी का नाम है मॉनसून प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है? मॉनसून प्राइवेट लिमिटेड। और वहां पर एक मिस्टर क्लाउड है और एक मिसेस रेन है, हस्बैंड वाइफ है, और दोनों ज्वाइंट शेयर होल्डर हैं। शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है 500 शेयर और दोनों का नाम लिखा है, तो नाम और दोनों का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी लिखा है, मिस्टर क्लाउड एंड मिसेस रेन, दोनों का नाम रजिस्टर मेंबर में भी लिखा है। तो उनको 2 काउंट करेंगे या 1 काउंट करेंगे? देन दे विल बी काउंटेड एज 1। क्लियर है? देन दे विल बी काउंटेड एज 1 नॉट 2। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। मिस्टर क्लाउड मिसेस विंड है, क्या रेन विंड मुझे फर्क नहीं पड़ता। वेल कहने की बात यह है कि वो हस्बैंड वाइफ है। और अच्छा, ऐसा भी हो सकता है हस्बैंड वाइफ ना हो, फ्रेंड्स हो सकता है ना, वो भी हो सकता है, मतलब कोई फादर सन है, कोई भी है, मतलब वटेवर। कल 2 शेयर होल्डर्स हैं, दोनों का नाम एक साथ है, सिंगल शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर है, देन दे विल बी काउंटेड एज सिंगल मेंबर। और क्या एक प्राइवेट कंपनी आज बना सकते हैं 100 रुपए की पेड अप कैपिटल से? तो आंसर इज यस। तो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 हो गया आपका। अभी वापस आ जाइए प्रीवियस पेज पे। तो फर्स्ट प्रोवाइजो तो हमने कर लिया, सेकंड प्रोवाइजो यही दमदार है, इसी में ही दम लगता है समझने में। रट्टा मारना हो तो रट्टा मारने वाले तो बहुत सारे लोग हैं और एक लाइन में रट्टा मार लेते हैं। 200 की काउंटिंग में कंपनी के प्रेजेंट एम्प्लॉयज को और पास्ट एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करते। ऐसा रट्टा मारा हुआ है पहले कभी? 200 की काउंटिंग में प्रेजेंट एम्प्लॉयज को और एक्स एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करते। लेकिन मैं कहूँगा वो रटना एक अलग चीज़ है, अब लीगली पढ़ना और इंटरप्रेट करना तो मतलब दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, पहली चीज़ तो मैं आपसे पूछूंगा, चलो काउंट नहीं करते और ये हम पढ़ेंगे द पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट का मतलब कहने से प्रेजेंट एम्प्लॉयज एंड हु वर फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी मतलब पास्ट एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉयज, दे आर नॉट काउंटेड। नीचे लिखा हुआ है दे आर नॉट काउंटेड इन 200, लिखा हुआ है ना। ये तो आपको वैसे भी थोड़ा सा पहले भी मालूम था, लेकिन मैं आपसे पहली चीज तो लॉजिकली पूछना चाहता हूं कि लॉ मेकर ने ये क्यों लिखा कि 200 की काउंटिंग में प्रेजेंट एम्प्लॉयज को पास्ट एम्प्लॉयज को काउंट क्यों नहीं करेंगे? ताकि प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ई सोप्स फ्रीली दे पाए, वरना ई सोप्स देने में प्रॉब्लम होगी। ई सोप्स की फुल फॉर्म एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्कीम भी बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो ज़्यादा फेमस वैसे ई सोप है। और ई सोप में नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सस्ते में शेयर देती है। ऐसा नहीं कि डिस्काउंटेड वैल्यू पे देती है, मतलब फेस वैल्यू से डिस्काउंट पे नहीं होगा, फेस वैल्यू पे होगा या फेस वैल्यू के ऊपर थोड़ा सा प्रीमियम भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है जो शेयर की रियल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। अब जैसे स्विगी है, ओयो रूम्स है, ये जब ऑफर करेंगी तो ऑब्वियसली उनकी बैलेंस शीट के हिसाब से शेयर की वैल्यूएशन हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, और एम्प्लॉयज़ को कंपैरेटिवली कम प्राइस पे शेयर दिए जा रहे हैं। और क्यों दिए जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को शेयर्स लो प्राइस पे क्यों दिए जा रहे हैं? मतलब हो सकता है बैलेंस शीट कहे कि शेयर जो है वो 700 रुपये पर शेयर है या 750 रुपये पर शेयर है, 750 रुपीज़ पर शेयर एज पर द टोटल एसेट बेस ऑफ द कंपनी, लेकिन एम्प्लॉयज़ को वो 10 रुपये का शेयर दिया जा रहा है फेस वैल्यू के ऊपर 750 वाला। पर्पस क्या है? हम बोलते हैं मोरल बूस्टिंग ऑफ द एम्प्लॉयज। क्या कर रहे हैं? मोरल बूस्टिंग। और एम्प्लॉयज को क्या बोल रहे हैं? फ्यूचर में जब आप बहुत हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो आपको आपकी सैलरी तो मिल ही रही है
और आपको बोनस एक्ट में बोनस भी मिल रहा है, जो लेबर लॉज है उसमें आपको जो बोनस भी दे रही है कंपनी। लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि अब शेयर्स के ऊपर क्या मिलेगा, डिविडेंड इनकम मिलेगी। तो जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करोगे तो आपको डिविडेंड इनकम भी उतनी ज्यादा मिलेगी। तो क्या एक मोरल बूस्ट किया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो मोरल बूस्टिंग बोलते हैं। बाकी हम एग्जाम्पल जो लेते हैं बड़े बड़े वो हम लेते हैं इन्फोसिस या टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और वो कंपनीज तो क्या करती हैं, वो शेयर का रेट मार्केट में, इन्फोसिस का आज की तारीख में देखोगे 1400 रुपये पर शेयर चल रहा है। अब वो तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो गई, वैसे एग्जाम्पल यहाँ प्राइवेट कंपनी में फिट नहीं होता, लेकिन समझने के लिए 1400 रुपये पर शेयर चल रहा है मार्केट में, फेस वैल्यू 10 रुपीज, और एम्प्लॉय को बोला जा रहा है कि ये शेयर कंपनी आपको 100 रुपये का दे रही है। विल द एम्प्लॉय फील गुड? मार्केट में कितने का है, खरीदने जाओ मार्केट में, स्टॉक मार्केट में 1400 का है, और एम्प्लॉय को 100 रुपये का दिया जा रहा है। कंपनी करिए हमने तो देखो भाई फेस वैल्यू 10 रुपए के ऊपर प्रीमियम चार्ज किया 90 रुपीज पर शेयर, फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 90 रुपीज पर शेयर, एंड टोटल इज 100 रुपीज ईसोप प्राइस, दैट इज देयर। लेकिन एम्प्लॉय स्टिल वेरी हैप्पी, वो कहते हैं भाई मार्केट में खरीदूंगा, स्टॉक मार्केट में तो 1400 का मिल रहा है, कंपनी मुझे 100 रुपये का दे रही है। तो एम्प्लॉयज का कुछ मोरल बूस्टिंग करने वाली बात है। बाकी ज्यादा डिटेल में मैं बात करूंगा, ग्रांटिंग होता है, फिर वेस्टिंग होता है, फिर एक्सरसाइज होता है, फिर ऑप्शन शेयर में कन्वर्ट होती है, वो प्रोसेस पूरा होता है, एक साल का प्रोसेस है, 1 ईयर प्रोसेस, वो हम शेयर कैपिटल के चैप्टर में डील करेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा समझने के लिए अब सुन लो मेरी बात एक यहाँ ध्यान से। हमारी है प्राइवेट कंपनी, और हमारी प्राइवेट कंपनी में इनिशियली 2 ही शेयर होल्डर हैं, लाला और लाली। फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री के अंदर मान लो 2000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, 2000 वर्कर काम करते हैं। अब उन 2000 एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए कंपनी क्या दे रही है, ई सोप दे रही है, और वो ई सोप फाइनली शेयर्स में कन्वर्ट होता है। मतलब वो 2000 एम्प्लॉयज क्या बन जाएंगे, 2000 शेयर होल्डर। क्या इनका नाम रजिस्टर मेंबर में आएगा? यस, रजिस्टर मेंबर में इनका नाम लिखा जाएगा। लेकिन सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 2 में ये जो 200 की काउंटिंग हो रही है, ये इस काउंटिंग में काउंट नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? क्या इन 2000 एम्प्लॉयज का नाम फाइनली, क्योंकि अब ये एम्प्लॉयज भी हैं, और फिर ये जब ई सोप मिले और फिर शेयर्स में कन्वर्ट हो गए वो, तो ये अब कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं। लेकिन यहां पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंडर ये काउंटिंग में काउंट नहीं होंगे, चाहे रजिस्टर मेंबर में इनका नाम है। और एक छोटा सा सवाल है आपके लिए नेक्स्ट पेज पे। हमारी एक कंपनी है ग्रीन अर्थ प्राइवेट लिमिटेड, उसमें 235 मेंबर्स हैं इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। लेकिन इस 235 मेंबर्स में से हम कह रहे हैं 40 मेंबर्स वो हैं जो कंपनी के एम्प्लॉयज भी हैं, प्रेजेंटली दे आर एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी। तो टोटल रजिस्टर मेंबर में कितना दिख रहा है, कैन आई कॉल इट ROM, रजिस्टर ऑफ मेंबर में टोटल कितना नजर आ रहा है, 235 मेंबर्स। और उसमें से 45 मेंबर्स ऐसे हैं जो मेंबर्स भी हैं, और 40 ऐसे हैं जो मेंबर्स भी हैं और एम्प्लॉयज भी हैं, मेंबर कम एम्प्लॉय। तो क्या ये अलाउड है या नहीं है? आंसर इज यस, दिस इज अलाउड। क्योंकि क्या करेंगे, माइनस करेंगे ये 40, तो कितना हो जाएगा 195, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 2। तो रजिस्टर मेंबर में कितने दिख रहे हैं, 235, लेकिन माइनस कितना करना है उसमें से, वो 40 आप माइनस कर दो जो मेंबर होने के साथ साथ कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, तो बैलेंस बचे आपके पास 195, हु विल बी काउंटेड इन सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 2। लेकिन रजिस्टर मेंबर में तो 235 है। अब मेरा एक सवाल और भी है, क्या ये जो 40 हैं यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, जो मेंबर्स भी हैं और एम्प्लॉयज भी हैं, क्या इनको मेंबरशिप वाले राइट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे एज मेंबर ऑफ द कंपनी? क्या इनको नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग जाएगा या नहीं जाएगा? क्या इनको जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाएंगे एज शेयर होल्डर, एज मेंबर? क्या इनको इनविटेशन जाएगा? यस, नोटिस जाएगा। क्या ये लोग जनरल मीटिंग में आकर बैठेंगे, और क्या इनको भी वोटिंग पावर मिलेगी एज मेंबर, जो शेयर्स इनके हाथ में? आंसर इज यस, वोटिंग राइट भी मिलेंगे। क्या इनको अपने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड इनकम मिलेगी? वो तो मेन मुद्दे की बात ही है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग भी मिलेगा, वोटिंग राइट भी मिलेगा, और
डिविडेंड भी मिलेगा, सभी कुछ मिलेगा इनको, दे विल गेट एवरीथिंग। तो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग यस, वोटिंग राइट्स यस, डिविडेंड यस, सभी कुछ मिलना है इनको। कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई काउंटिंग में काउंट नहीं हो रहे तो कुछ नहीं मिलेगा, मेंबर हैं भाई वो, उनको मिलेगा सब कुछ। आई यू गेटिंग दैट? तो एज मेंबर उनको, और एटसेट्रा एटसेट्रा अदर मेंबरशिप राइट्स, साथ में लिख देता हूं अदर मेंबरशिप राइट्स, जो भी मेंबर के राइट होते हैं सब मिलेंगे। और इक्विटी शेयर्स दिए गए हैं उनको, अगर इक्विटी शेयर्स दिए गए हैं तो एज इक्विटी शेयर होल्डर जो भी इक्विटी शेयर होल्डर के राइट्स होते हैं सब मिलेंगे। अदर मेंबरशिप राइट्स वो भी मिलेंगे। बात समझ में आ गई? काउंटिंग में भले ही काउंट नहीं हो रहे, और किसके काम के लिए? सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 2 में जहां 200 की काउंटिंग हो रही है वहां पर काउंटिंग में काउंट नहीं हो रहे, लेकिन मेंबर तो हैं, शेयर सर्टिफिकेट तो है उनके पास, रजिस्टर मेंबर में उनका नाम है। बाकी एग्जम्प्ट करने के पीछे रीजन क्या है वो समझ में आ गया आपको कि भाई उससे क्या होगा? अब लाला और लाली जिन्होंने कंपनी बनाई थी, फैक्ट्री लगाई, 2000 एम्प्लॉयज रखे, अब उनको एक फ्रीडम मिल गई। क्या फ्रीडम? एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए उनको ई सोप देते जाओ और जितने मर्जी ऐड करते जाओ। रजिस्टर मेंबर में ऐड होते जाएंगे, लेकिन सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 2 की पर्पज के लिए काउंट नहीं होंगे। क्लियर है? जो लोग ऐप लाइव में हैं वो लोग भी एक बार थम्स अप देकर बता दें कि हाँ उनको भी क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं कहूंगा हम अब यहाँ लीगल इंटरप्रिटेशंस में थोड़ा सा इन डेप्थ चलते हैं। अब यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, पॉइंट ए, वो तो मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल है। द पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। एक व्यक्ति है जो आजकल कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको खुश करने के लिए कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी ने उसको खुश करने के लिए ईसोप दे दिए और फिर वो ईसोप शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। तो एम्प्लॉय भी है और मेंबर भी है, रजिस्टर मेंबर में उसका नाम है, लेकिन 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं होगा। और ये बॉटम लाइन इंपॉर्टेंट, दैट ही शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ 200 मेंबर्स। एंड अब ये जो बी है ये मैं अब एक बार रीड आउट कर देता हूं और इसके बाद मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ वाकई आपको समझ में आ गया है। तो सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आप देंगे। अब फिलहाल सिर्फ पढ़ लीजिएगा पहले। द पर्सन्स हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। अब हैविंग बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी मतलब आजकल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है लेकिन पहले थे। द पर्सन्स हु हैविंग बीन formerly in the employment of the company, ex-employees, and who were members, the persons who were members of the company while in that employment, मतलब while in that employment मतलब वो member तब भी थे जब वो employees थे और employee रहते रहते member बने, employment चलते चलते during the employment वो member बने, and have continued to be members even today, continue to be members even today after the employment has ceased. Members वो आज भी हैं, have continued to be members even today after the employment has ceased. Ceased का मतलब stopped. Employment has stopped. Employment क्यों रुक गई होगी? या तो वो रिटायर हो गए होंगे या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया होगा, दोनों में से कोई एक काम हुआ होगा, या हो सकता है उनको डिसमिस करके निकाला हो सकता है। या सुनते हैं कि कुछ कंपनीज में ओवर स्टाफिंग की समस्या होती है तो रिट्रेंचमेंट में निकाल देते हैं, मतलब चाहे एम्प्लॉय ने कोई गलती नहीं की तो बल्क में एक साथ व्हाइट हेड जूनियर ने अभी 1100 एम्प्लॉयज निकाले हैं इन द मंथ ऑफ मई जून 2022। और पहले भी पास्ट में सुनते थे HDFC बैंक ने निकाल दिए, माइक्रोसॉफ्ट ने तो 36,000 एम्प्लॉयज निकाल दिए वन शॉट, और किसी की कोई गलती नहीं है, सिर्फ क्या बोलते हैं अब प्रोजेक्ट्स कम है, बिजनेस मंदी में चल रहा है, आप लोगों की आवश्यकता नहीं है, आप खाली बैठे रहते हो, हम कंपनी फालतू में सैलरी दे रही है, जबकि कंपनी के पास आपको देने के लिए कोई काम है नहीं और गलती आपकी नहीं है, ये तो बिजनेस में मंदी है तो इसलिए निकाला जा रहा है। तो वो होता है बल्क में। वट एवर रीजन, एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड बट ही हैज continued to be a
मेंबर इवन टुडे, तो वो काउंटिंग में काउंट नहीं होगा। अब इसको पढ़कर क्या समझ में आ रहा है कि भाई पहले वो एम्प्लॉई था, एम्प्लॉयमेंट चलते चलते जब एम्प्लॉयमेंट चल रही थी उन दिनों में वो कंपनी का मेंबर बन गया, और जब वो एम्प्लॉयमेंट और मेंबर फिर मतलब एक साथ चलता रहा, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी चल रही है और मेंबरशिप भी चल रही है, फिर एक दिन आया जब एम्प्लॉयमेंट स्टॉप हो गई लेकिन मेंबरशिप अभी भी चलती जा रही है, तो मेंबर वो आज भी है लेकिन वो 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं होगा। क्लियर है? अब मेरा एक सवाल है, आज 11 जुलाई 2022, अगर मैं कहूं आज से 10 दिन पहले 1 जुलाई 2022 को एक एम्प्लॉय हमारा रिटायर हुआ, और जब वो रिटायर हुआ उस दिन वो हमारी कंपनी का मेंबर नहीं था, लेकिन आज 11 जुलाई 2022 को वो हमारी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेता है और रजिस्टर्ड मेंबर में उसका नाम आज एंटर हो जाता है, अब वो कंपनी का मेंबर है, क्या वो 200 में काउंट होगा? यस और नो? आंसर इज यस। क्यों यस? जब वो एम्प्लॉयमेंट में था तब वो मेंबर नहीं था, और एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के 10 दिन बाद अब वो मेंबर बन रहा है। 10 दिन बाद क्या, मैं तो कहता हूं 1 दिन बाद, 2 दिन बाद भी मेंबर बन रहा है, तो वेल उसके बाद बन रहा है, तो फिर वो एग्जम्प्ट नहीं है। एग्जम्प्ट सिर्फ कौन है यहां पर? जो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मतलब वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट चलते चलते बीच में मेंबर बन गया था, एंड ही स्टिल कंटिन्यूज टू बी मेंबर दो द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड, वो एग्जम्प्ट है। अच्छा, अगर मैं अब एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं, वेल टेकिंग एन एग्जाम्पल नंबर 2, एक व्यक्ति जो पहले हमारा मेंबर ऑलरेडी था लेकिन एम्प्लॉय था ही नहीं, एक वो हमारा मेंबर पहले से था लेकिन एम्प्लॉय नहीं था, और मेंबर ऑलरेडी है, तो क्या वो 200 में काउंट होगा? आंसर इज यस। अब उसने आज हमारी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लिया है एंड ही हैज बिकम एम्प्लॉय इन द कंपनी राइट नाउ, अब वो एम्प्लॉय बन गया है कंपनी में आज की तारीख में। हाँ जी, आज बताओ मुझे, आज वो एम्प्लॉय भी है और आज वो मेंबर भी है, क्या वो 200 में काउंट होगा? लेकिन फिर ये कैपिटल ए की बात कर रहा हूं मैं, कैपिटल ये बी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। मतलब ए जो है वो प्रेजेंट एम्प्लॉइज के लिए है और बी जो है वो फिर जो है वो फॉर्मरली जो एम्प्लॉयमेंट में हुआ करते थे वो उनके लिए है। ये कौन से लोगों के लिए है कैपिटल बी? जो पहले एम्प्लॉयमेंट में हुआ करते थे, ये उनके लिए है, ये उनके लिए थोड़े ना जो आज एम्प्लॉयमेंट में है। अब एक व्यक्ति है जो पहले मेंबर था और एम्प्लॉय नहीं था शुरू से, वो पहले तो मेंबर बना, और मेंबर बना तो वो 200 में काउंट हो रहा था या नहीं हो रहा था? हो रहा था, यस, वो काउंट हो ही रहा था। और पिछले 3-4 साल से हमारी कंपनी में मेंबर तो चला आ रहा है वो, लेकिन एम्प्लॉय वो आज बना है हमारी कंपनी का, और अब वो कह रहे हैं सर आई एम प्रेजेंटली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, द पर्सन हु इज प्रेजेंटली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, आज वो अब काउंटिंग में काउंट होगा या नहीं होगा? हाँ जी, 200 की काउंटिंग या कहें एग्जम्प्ट हो गया, कल तक काउंट हो रहा था 200 में, सवाल तो आज का है। कल तक तो काउंट हो रहा था 200 में, मेंबर था एम्प्लॉय नहीं था, आज वो एम्प्लॉय भी है। लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, लिटरल इंटरप्रिटेशन मतलब अपना दिमाग नहीं चलाना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लिटरल इंटरप्रिटेशन इज द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, लिटरल इंटरप्रिटेशन इज द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन। व्हेन द लिटरल इंटरप्रिटेशन इज वेरी कंफ्यूजिंग और एम्बिगुअस, देन लीव द लिटरल इंटरप्रिटेशन एंड डू द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लॉजिक्स में बाद में जाओ, वरना पहली इंटरप्रिटेशन हमेशा लिटरल इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, और जो शब्दों में सामने लिखा है वही है, उसके पीछे छुपा हुआ कुछ नहीं है, अपना दिमाग चलाने का नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ क्या बोलता है, जब लिटरल इंटरप्रिटेशन कंफ्यूजिंग हो, एम्बिगुअस हो, नॉनसेंस हो, यूजलेस हो, देन गो फॉर द लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस। अब एज पर लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो सामने लिखा है उसके हिसाब से पूछ रहा हूं, अपना दिमाग चलाने का नहीं है। अपना दिमाग कहां डाल देने का? कूड़ेदान में, डस्टबिन में। हाँ जी, कल तक वो मेंबर था, एम्प्लॉय नहीं था, तब 200 में काउंट होता था। आज उसने सुबह सुबह जॉब ज्वाइन कर ली है,
आज वो एम्प्लॉयमेंट में भी है और मेंबर भी है और रजिस्टर्ड मेंबर में उसका नाम आज भी है, तो 200 में काउंट होगा या नहीं होगा? द पर्सन्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट shall not be counted in 200, और वो है ना एम्प्लॉयमेंट में, है ना एम्प्लॉयमेंट में, आज तो है, तो फिर व्हाट इज द फाइनल आंसर? एज पर लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 2 प्रोवाइजो सेकंड प्रोवाइजो कैपिटल ए, एंड वी से आंसर इज नो, ही इज एम्प्लॉय प्रेजेंटली, द पर्सन्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंटली आर नॉट काउंटेड। कल तक काउंट हो रहा था लेकिन आज काउंट नहीं होगा। अच्छा, फिर वो 4 महीने जॉब करता है, आज जॉब ज्वाइन की है, 4 महीने जॉब करता है, उस 4 महीने में क्या बोलूं? ही इज मेंबर वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी चल रही है और मेंबरशिप भी चल रही है, चल रही है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? आज वो एम्प्लॉय आज बना है और अब 4 महीने वो जॉब करता है, 4 महीने बाद रिजाइन करके चला जाता है, छोड़ देता है, नहीं पसंद आई जॉब, पसंद नहीं आई। अब 4 महीने तक तो वो अपने आप को क्या बोल रहा था? प्रेजेंट एम्प्लॉई, प्रेजेंट एम्प्लॉई, प्रेजेंट एम्प्लॉई, ऐसे ही बोल रहा था 4 महीने तक, और 4 महीने के बाद उसने कर दिया रिजाइन। अब रिजाइन कर दिया तो क्या वो कैपिटल बी की लैंग्वेज में आएगा? द पर्सन्स हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट, जॉब छोड़ने के बाद क्या उसको बोलेंगे वो ही वॉज फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड ही वॉज मेंबर ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, ही वॉज ऑल्सो मेंबर वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट। उन 4 महीनों में वो मेंबर भी था जब एम्प्लॉयमेंट चल रही थी, था या नहीं था उन 4 महीनों में? या मेंबरशिप बंद हो गई थी, उसकी खत्म हो गई थी? रजिस्टर मेंबर में उसका नाम था या नहीं था 4 महीने तक? था ना। और उस 4 महीने में भी अगर एजीएम हुई, नोटिस गया, वोटिंग राइट लिया, डिविडेंड लिया, था या नहीं था? बिल्कुल था। तो 4 महीने की जॉब से रिजाइन करने के बाद जब अगले दिन पीछे मुड़ के देखेंगे कि हम बोलेंगे यस ही वाज फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी फॉर 4 months एंड ही वाज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, well he was member of the company while in that employment, he was member of the company while in that employment and the employment has ceased but the membership has continued even after the employment has ceased। अब वो काउंटिंग में काउंट होगा 200 में या नहीं होगा? ये सवाल है, क्या वो कैपिटल बी में एग्जम्प्ट होगा या नहीं होगा? एज पर लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या वो एग्जम्प्ट है? यस और नो। कितने लोग मानते हैं यस, कितने लोग मानते हैं नो, कितने लोग मानते हैं यस सर इन शब्दों के हिसाब से तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, कैपिटल बी के हिसाब से? अपना दिमाग चलाने का नहीं, जो लॉ मेकर ने लिखा है वही देखने का बस। सो वेल आई से बिग नंबर ऑफ हैंड्स कमिंग अप। कितने लोग कह रहे हैं नहीं सर एग्जम्प्ट नहीं होगा सर, ये तो कुछ झोल है सर? 1 hand इज कमिंग अप, फिर आया और फिर ऐसे चला गया पीछे, मुझे लगा वो अभी रणवीर का स्टेप करेगा भी है। चलो एनी हाउस, सो वेल आई से तो एज पर लिटरल इंटरप्रिटेशन आंसर इज यस। अच्छा, क्या यहाँ पर वाइल इन द एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि पहले वो एम्प्लॉय होना चाहिए और फिर एम्प्लॉय पहले बने और शेयर्स बाद में ले? क्या वो ये यहाँ पर इसका मतलब ये है या नहीं, दोनों बस पैरेलल में होना चाहिए? ही वॉज मेंबर ऑफ द कंपनी, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं ही बिकेम मेंबर ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट। अगर यहां पर वर मेंबर लिखने के बजाय लिखा होता द पर्सन्स हु बिकेम मेंबर्स, क्या चेंज हो जाता? तो क्या इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती? वर्क की जगह अगर मैं बिकेम कर दूं, द पर्सन्स हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी बिकेम मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, तो फिर इंटरप्रिटेशन क्या हो जाती? पहले एम्प्लॉय बने और एम्प्लॉयमेंट चलते चलते फिर मेंबर बने एम्प्लॉयमेंट चलते चलते, और फिर एम्प्लॉयमेंट सीज हो गई लेकिन मेंबर अभी भी हैं, तो काउंटिंग में काउंट नहीं होंगे। अगर वर्क की जगह बिकेम कर दूंगा ना तो इंटरप्रिटेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? हु बिकेम मेंबर्स ड्यूरिंग दैट एम्प्लॉयमेंट, फिर तो ये होगा जो एम्प्लॉयमेंट चलते हुए मेंबर्स बने। जबकि हमारा एग्जाम्पल तो हमने बड़ा घुमा फिरा कर लिया, क्या लिया? मेंबर वो पहले से ही था और तब तो 200 में काउंट भी होता था, फिर एम्प्लॉय बना, फिर वो कैपिटल ए में आ गया, आई एम प्रेजेंटली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, प्रेजेंट एम्प्लॉय उसमें आ गया, और फिर कैपिटल ए में कह रहे हैं मैं तो एग्जाम्प्ट हूं, अब 200 में काउंट नहीं होऊंगा। और फिर हम कह रहे हैं फिर वो रिजाइन करके फिर निकल गया, और रिजाइन करके निकल गया तो हम बोल रहे हैं ही वॉज फॉर्मरली इन द
employment of the company and he was member while in that employment and he is still continuing as member even today after the employment has ceased. फिट होता है लैंग्वेज में या नहीं होता? फिट होता है, और फिट हो रहा है तो फिर एग्जम्प्ट है. ऐसे तो कोई भी प्लानिंग कर लेगा तो कर लो प्लानिंग, लॉ मेकर मना थोड़ा ना करता है. हम लोगों को दिमाग ही तो चलाना आना चाहिए. एम्प्लॉयमेंट सीज होने के बाद की तो बातें हो रही है सारी, कि वो एग्जम्प्ट है या नहीं है इस लैंग्वेज के हिसाब से. एम्प्लॉयमेंट से पहले वो 200 में काउंट होता था क्योंकि वो मेंबर था और वो एम्प्लॉय कभी था ही नहीं. फिर वो बन गया एम्प्लॉय. अब ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट काउंट होगा या नहीं होगा? आंसर इज नो. क्यों? क्यों? कौन से क्लॉज में एग्जम्प्ट है, ए में या बी में? ए में या बी में? ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, जब एम्प्लॉयमेंट चल रही थी. प्रेजेंट एम्प्लॉय किस में एग्जम्प्ट है? जब उसने एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर ली तो किस में एग्जम्प्ट हो गया? कैपिटल ए में. दैट इज देयर. तो जब मेंबर था और एम्प्लॉय नहीं था तो 200 में काउंट होता था. फिर उसने एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर ली तो क्या बन गया? प्रेजेंट एम्प्लॉय. तो आज 4 महीने तक क्या बोल रहा है? मैं एम्प्लॉय हूं, मैं एम्प्लॉय हूं, मैं एम्प्लॉय हूं. तो किस में एग्जम्प्ट है, ए में या बी में? कैपिटल ए में एग्जम्प्ट है. फिर उसके बाद जब एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, रिजाइन कर दिया, तो क्या हम उसको बोले वेल इस लैंग्वेज में आएगा या नहीं आएगा? द पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी. 4 महीने के बाद रिजाइन करने के बाद, मैं रिपीट कर रहा हूं वही एग्जाम्पल फिर से, 4 महीने के बाद रिजाइन करने के बाद अब वो पीछे मुड़कर देखता है कि मैंने 4 महीने इस कंपनी में काम किया था, आई वॉज फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, एक्स एम्प्लॉय. अब तो क्या ठप्पा लग गया उसके ऊपर? एक्स एम्प्लॉय. एक नया ठप्पा लग गया ना उसके ऊपर. ये ठप्पा उसके ऊपर तब तो नहीं लगा था ना जब वो शुरू में मेंबर था, तब तो नहीं था ना, लेकिन अब तो एक्स एम्प्लॉय का ठप्पा लग गया उसके ऊपर. तो persons who having been formerly in the employment of the company were members of the company while in that employment. He was member of the company during those 4 months or not? Yes, he was member of the company during those 4 months while in that employment and have continued to be members even today. Member वो आज भी है, रिजाइन करने के बाद भी, 4 महीने की जॉब के बाद रिजाइन करने के बाद भी, while the employment has ceased. अब क्या वो बोल सकता है कि मैं सर कैपिटल बी में फिट होता हूं मैं इस लैंग्वेज में और मैं एग्जम्प्ट हूं? मैं एम्प्लॉय था, मैं कंपनी का एक्स एम्प्लॉय हूं एंड आई वॉज मेंबर ड्यूरिंग दैट एम्प्लॉयमेंट ऑफ 4 months एंड आई एम स्टिल अ मेंबर, आई एम कॉन्टिन्यूइंग टू बी मेंबर इवन आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड. मेंबर मैं आज भी हूं जबकि मेरी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई. क्या वो अपने आप को इस लैंग्वेज में बोल सकता है कि मैं इस लैंग्वेज में आ रहा हूं, कैपिटल बी में? और अगर इस लैंग्वेज में आ रहा है तो फिर एग्जम्प्ट है. एग्जम्प्ट है तो फिर 200 में काउंट नहीं होगा. हाँ, अब आपको नहीं सर ये तो हमें हजम नहीं हो रहा, ये तो दिल को अच्छा नहीं लग रहा. सर जब वो एम्प्लॉयमेंट से पहले 200 में काउंट होता था ना, तो लॉजिकली ना सर उसको अब भी 200 में काउंट होना चाहिए. लॉजिक गया भाड़ में, लॉजिक गया डस्टबिन में. लॉ इज लॉ. कानून कानून है, आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन आपको कानून को सर झुकाकर मानना पड़ेगा. ये लोकसभा राज्यसभा ने बनाया है, ये मैं अपने घर की किचन में बनाकर नहीं लाया कि लो मैं तुम्हें खिलाता हूं, तुम्हें टेस्ट अच्छा लगा. इट्स नॉट लाइक दैट. जो जो बना बनाया है हमारे सर के ऊपर तो बाइंडिंग है ना, हमें तो सर झुकाकर मानना पड़ेगा ना. अब आपका दिमाग के ना थोड़े से मैं कहूंगा वो तोते उड़ने शुरू हो चुके हैं. अब मेरे को स्प्रिंग निकल कर नट बोल्ट बाहर आ रहे हैं. सवाल पूछा गया सर आपने जो पहला वाला एग्जाम्पल दिया था, सबसे पहला एग्जाम्पल, कि एक आदमी जो है अभी 1 जुलाई 2022 को रिटायर होकर गया है, और जिस दिन रिटायर होकर गया है 1 जुलाई 2022 को, उस दिन तो वो कंपनी का मेंबर था नहीं, और अब उसके 10 दिन बाद 11 जुलाई 2022 को उसने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं. तो सर वो भी एग्जम्प्ट है कैपिटल बी के हिसाब से. मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो. क्या वो एग्जम्प्ट है कैपिटल बी के हिसाब से? यस और नो? आंसर इज नो. वो एग्जम्प्ट नहीं है कैपिटल बी में. क्यों नहीं है एग्जम्प्ट? कौन से शब्दों में फिट नहीं हो रहा? वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट शब्दों में फिट नहीं हो रहा.
ही वॉज मेंबर ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट चलते समय क्या वो मेंबर था? नहीं था. ड्यूरिंग दैट एम्प्लॉयमेंट क्या वो मेंबर था? आंसर इज नो, ही वॉज नॉट अ मेंबर. हाँ, रिजाइन करने से पहले, रिटायर होने से पहले, 1 जुलाई 2022 को रिटायर होने से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उसने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए थे और रजिस्टर मेंबर में उसका नाम आ गया था. हाँ जी. और उसके 3 दिन बाद वो रिटायर हो गया और मेंबर अभी भी है. तो फिर वो एग्जम्प्ट हो गया. किस लैंग्वेज में? कैपिटल बी में. वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट he was member for 3 days only, for 2 days only, but during that employment, जब रिजाइन करने से पहले उसने 2 दिन पहले शेयर्स खरीद लिए थे, तो एग्जाम्प्ट हो गया. एग्जाम में ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए बनकर, 4 नंबर इधर या 4 नंबर उधर, 4 नंबर के क्वेश्चन या तो 0 हो जाएगा या 4 में से 4 पूरे हो जाएंगे, 4 आउट ऑफ 4 या 0 आउट ऑफ 4. क्या होने वाला है एग्जाम में? 4 आउट ऑफ 4 होने वाला है. अब मैं फिर से बोल रहा हूं कि अपने दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने का. जो लॉ मेकर ने लॉ में लिखा है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है. इस वर्ग की जगह अगर आपने कर दिया ना बिकेम मेंबर ऑफ द कंपनी, पूरी इंटरप्रिटेशन चेंज हो गई. दे वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, चाहे वो मेंबर पहले से था, एम्प्लॉयमेंट में बाद में आया, या एम्प्लॉयमेंट में पहले आया और मेंबर बाद में बना, बट दो चीजें पैरेलल चल रही थी एक साथ. ही वॉज मेंबर ड्यूरिंग दैट एम्प्लॉयमेंट. बात समझ में आ गई है ना? तो मेंबर पहले से है, एम्प्लॉयमेंट में बाद में आया, लेकिन दोनों फिर पैरेलल एक साथ चल रहे थे. तो वो फ्रेज जो है वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट वो फुलफिल हो गया. या एम्प्लॉय बाद में बना, एम्प्लॉय पहले बना और मेंबर बाद में बना, लेकिन फिर दोनों पैरेलल कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने चले और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, मेंबरशिप स्टिल कंटिन्यूज. अब जो इतनी सारी बातें की हैं, इसको देख भी लेते हैं. अब आज 2022 है, लेकिन आपको तारीखें कुछ यहाँ पुरानी दिखेंगी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई, वो 2018 हो या 2022 हो, लॉजिक इज सेम, लॉजिक्स आर सेम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ईयर कोई भी लिख दूं मैं. कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद ईयर कुछ भी मेंशन हो. मिस्टर एक्स और सिचुएशन 1 आपके सामने. मिस्टर एक्स रिटायर्ड ऑन 10th अप्रैल 2018 फ्रॉम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड ही वाज नॉट अ मेंबर ऑन दैट डेट. And then Mr. X purchased 1000 shares of ABC Private Limited on 15th May 2018. जॉब खत्म होने के 1 महीने 5 दिन बाद, 1 महीना और 5 दिन बाद जॉब खत्म होने के बाद, आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड. अब वो कंपनी का मेंबर बन गया है और उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर हो गया है. तो सवाल आपके सामने है, वेदर मिस्टर एक्स विल बी काउंटेड इन 200. क्या वो 200 की काउंटिंग में काउंट होगा? यस और नो? आंसर इज यस, काउंट होगा. क्यों काउंट होगा? क्योंकि जब एम्प्लॉय था तब मेंबर नहीं था, जब एम्प्लॉय था तब मेंबर नहीं था, और एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद 1 मंथ 5 डेज का गैप है. 1 मंथ 5 डेज के गैप के बाद देन ही हैज बिकम मेंबर. तो वो एग्जम्प्ट नहीं हो रहा ना. तो आंसर इज यस, ही विल बी काउंटेड इन 200. रीजन क्या है? साथ में रीजन क्या लिखें? ही इज नॉट एग्जम्प्ट. ही इज वो एग्जम्प्ट नहीं है, इसलिए वो 200 की काउंटिंग में काउंट होगा. will he be counted in 200 members under section 2 clause 68 sub clause 2? And the answer is yes. क्लियर है? ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल. कैन आई चेंज द स्क्रीन? और ये एग्जम्प्ट क्यों नहीं है? बिकॉज ही वॉज नॉट मेंबर ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट. उसका बिकॉज ही वॉज नॉट मेंबर ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट. चार सबसे इंपॉर्टेंट शब्द कौन से हैं वो कैपिटल बी में?
while in that employment, while in that employment, during the employment. हाँ जी, सिचुएशन 2, एंड मिस्टर वाई इज एम्प्लॉय. अब ध्यान से सुनिएगा, 10 अप्रैल 2018 को मिस्टर वाई इज एम्प्लॉय ऑफ PQR लिमिटेड, PQR प्राइवेट लिमिटेड. एम्प्लॉय वो पहले से है, और 11 अप्रैल 2018 को एम्प्लॉयमेंट चल रही है, एंड ही परचेज्ड 500 शेयर्स ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड व्हाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट. अब रजिस्टर मेंबर में नाम आ गया. अब ये 200 में काउंट होगा या नहीं होगा? आंसर इज नो, ही इज नॉट काउंटेड इन 200. रजिस्टर मेंबर में तो नाम आ गया, बट ही इज, और किस में एग्जम्प्ट है? कैपिटल ए में या कैपिटल बी में? कैपिटल ए में. सो ही इज नॉट काउंटेड इन 200. इसको बोलूंगा दैट इज क्लॉज ए ऑफ सेकंड प्रोवाइजो. एग्जम्प्ट कहाँ है? एग्जम्प्टेड इन क्लॉज ए ऑफ सेकंड प्रोवाइजो. फर्स्ट प्रोवाइजो की बात नहीं हो रही, उसमें तो जॉइंट शेयर होल्डर्स आर काउंटेड एज वन. हम तो किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड प्रोवाइजो की बात कर रहे हैं. देन अब वो एम्प्लॉयमेंट, और एंड ही इज प्रेजेंट एम्प्लॉय, ही इज मेंबर भी है और प्रेजेंट एम्प्लॉय भी है. अभी तो एक्स एम्प्लॉय वाला पॉइंट ही नहीं है, अभी तो प्रेजेंट एम्प्लॉय है. फिर 15 मई 2018 को उसने रिजाइन कर दिया या रिटायर हो गया फ्रॉम PQR प्राइवेट लिमिटेड एंड एम्प्लॉयमेंट सीज. तो जब 15 मई को रिटायर हुआ, उसके बाद अगले दिन सवाल है 16 मई को, वेदर मिस्टर वाई विल बी काउंटेड इन 200, येस और नो? वंस अगेन आंसर इज नो, नॉट काउंटेड. क्यों? नॉट काउंटेड. अब कहाँ एग्जम्प्ट है? क्लॉज बी ऑफ सेकेंड प्रोवाइजो, एक्स एम्प्लॉय. लेकिन इसके बारे में खास क्या है यहां पर? क्यों एग्जम्प्ट कर रहे हो आप? ही वॉज मेंबर ड्यूरिंग दैट एम्प्लॉयमेंट. ये जो इतना टाइम है बीच में, 1 महीना 4 दिन, ही वॉज मेंबर ड्यूरिंग दैट एम्प्लॉयमेंट. क्लियर है ना? तो वाई इज एग्जम्प्ट. और जब यहां बना था तो भी वी वर सेइंग आंसर इज नो, बिकॉज यहां पर भी ही वाज एग्जम्प्ट. और बस एग्जम्प्ट का याद रखिएगा, एग्जम्प्ट कहां पर है. अब यहां पर क्या लिखेंगे? क्लॉज बी ऑफ सेकेंड प्रोवाइजो. और यहां जब बोल रहे थे नॉट काउंटेड इन 200, तो इट वाज क्लॉज ए ऑफ सेकेंड प्रोवाइजो. क्लियर है ये? तो लॉ मेकर इसी के लिए एग्जम्प्ट कर रहा है. और यहां पर ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट था. कौन सा वाला टाइम पीरियड? दैट ही वाज मेंबर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट. ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट कहां फिट हो रहा है? आगे चलें. सिचुएशन 3. हाँ जी, जो डिस्कस कर चुके हैं आप. अब वो व्यक्ति मेंबर पहले से ही चला रहा है DEF प्राइवेट लिमिटेड. मिस्टर जेड इज मेंबर ऑफ DEF प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी ऑन 7 मार्च 2016. मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज 2022 चल रहा है, अब जुलाई 2022 चल रहा है, लेकिन तारीख आप कुछ लिखो ना, फर्क नहीं पड़ता. कंपनीज एक्ट 2013 के कॉन्सेप्ट तो सेम ही चले आ रहे हैं. So Mr. Z is member of DEF Private Limited, holds 500 shares and he is not employee of the company. Member वो पहले से है और employee कभी था ही नहीं. तो will Mr. Z be counted in 200? And the answer is yes, क्योंकि वो तो exempt है ही नहीं. तो exempt है ही नहीं, तो answer is yes.
फिर आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप आता है स्टेप 2, तो इसको ऐसे लेकर चलें, स्टेप 1 देन स्टेप 2। 25 मार्च 2016 को उसने नाउ ही हैज बिकम एम्प्लॉय, अब नई नई एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर लिया इन DEF प्राइवेट लिमिटेड, और DEF प्राइवेट लिमिटेड में मेंबर पहले से था और अब बन गया है एम्प्लॉय। वेदर मिस्टर जेड विल बी काउंटेड इन 200? आंसर इज नो। क्यों? एग्जम्प्ट किस में है? क्लॉज ए, प्रेजेंट एम्प्लॉय, क्लॉज ए प्रेजेंट एम्प्लॉय ऑफ सेकंड प्रोवाइजो। सो टुडे मिस्टर जेड इज एम्प्लॉय एंड ही इज एग्जम्प्ट इन exempt in clause A of second proviso. Simple. क्या एक आदमी दो कंपनीज का एम्प्लॉय भी हो सकता है? आपको लगता है आपको ऐसे जॉब मिल जाएगी? ऑनलाइन जॉब पकड़ लेते हैं सर, एक जगह भी पकड़ लेते हैं, दूसरी जगह भी पकड़ लेते हैं, 2 लैपटॉप रख लेंगे, वर्क फ्रॉम होम है, कभी मुंह इधर करके काम कर लेंगे, कभी मुंह इधर करके काम कर लेंगे। नो सर, एक ही लैपटॉप पे कर लेंगे, एक कंपनी की विंडो बंद कर देंगे, एक कंपनी की विंडो ओपन कर लेंगे। अच्छा, एक फॉरेन कंपनी में जॉब पकड़ लेंगे, एक इंडियन कंपनी में पकड़ लेंगे, दोनों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, आप ये पूछ रहे हो कि मेंबर वो होल्डिंग कंपनी का है, एम्प्लॉय वो सब्सी कंपनी का है, तो क्या एग्जम्प्ट करेंगे? आंसर इज नो। जिस कंपनी का एम्प्लॉय है उसी कंपनी का मेंबर होना चाहिए, तभी एग्जम्पशन मिलेगी, वरना एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। बाकी जहां तक जॉब की बात है, फ्रॉड ना करें। क्या जब आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलना होगा, क्या उससे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी जाएंगी? क्या उस कंपनी का जो HR डिपार्टमेंट होगा, जो यू नो दैट HR डिपार्टमेंट, जहां से आपका सैलरी पैकेज डिफाइन होकर आना है, जहां से आपको हर महीने की मंथली सैलरी रिलीज होनी है, तो क्या वो पहले से डिफाइन करके चलेंगे? क्या वो आपकी पास्ट एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में पूछेंगे? क्या वो साथ में ये पूछेंगे कि पास्ट एम्प्लॉयमेंट जहां आप कर रहे थे वहां से जब आपने छोड़ा तो आपको वहां से रिलीविंग लेटर मिला या नहीं मिला? और रिलीविंग लेटर मिला तो उसकी कॉपी दिखा दो कि आपको वहां से रिलीविंग लेटर मिला एंड देन यू आर ज्वाइनिंग द जॉब इन अवर कंपनी। क्या ये सारी चीजें मांगी जाती होंगी? क्या पिछली एम्प्लॉयमेंट की सैलरी स्लिप्स भी मांगी जाती होंगी जो आपने पिछली एम्प्लॉयमेंट कर रखी है? बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो एक आदमी एट अ टाइम पे 2 जगह एम्प्लॉय होगा, आई एम डाउटफुल। बाकी वो ठीक है, आपने जो सवाल पूछा कि अगर होल्डिंग कंपनी का एम्प्लॉय है, सब्सी कंपनी का मेंबर है, तो एग्जम्पशन उस केस में मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो आंसर इज नो, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब मैं पहले एक डायग्राम खत्म कर लूं। हाँ जी, नेक्स्ट वन। अब इसी पिक्चर में हमने आगे क्या बढ़ाया, अब धक्का का हमारा, चलो यहाँ तो वो एग्जम्प्ट हो गया, क्लॉज ए ऑफ सेकंड प्रोवाइजो, प्रेजेंट एम्प्लॉय है। फिर उसके कुछ टाइम के बाद लेटर ऑन क्या हुआ, उसने कंपनी से रिजाइन कर दिया, एम्प्लॉयमेंट से रिजाइन कर दिया। अब वो कह रहा है एक्स एम्प्लॉय। हाँ जी, तो क्या वो एग्जम्पशन मिलेगी? हाँ जी। सो 11 मई 2016 को अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ जॉब करने के बाद, 1.5 मंथ जॉब करने के बाद जेड रिजाइन फ्रॉम DEF प्राइवेट लिमिटेड बट स्टिल कंटिन्यूज टू बी मेंबर एंड he becomes past employee or ex employee. Will Z be counted in 200? So answer is no, and now he is exempt in clause B of second proviso. Now he is exempt in clause B of second proviso. और मेरे लिए यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? ड्यूरिंग दैट 1.5 month Z was member during that employment for 1.5 months. So these are the golden words for me. हाँ जी, अब मेरी तरफ से कहानी यहाँ खत्म होती है, अब आप पूछो। आपका क्वेश्चन का आंसर आपने खुद नहीं दे दिया।
एक कंपनी का पार्ट टाइम डायरेक्टर है जो एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए आता है और बोर्ड मीटिंग अटेंड करके चला जाता है, ठीक है। और वो कंसल्टेंसी देता है, वो फुल टाइम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, और वो हमारी कंपनी को कंसल्टेंसी देता है और हमसे कंसल्टेंसी फीस लेता है। तो वो क्या हमारी कंपनी का एम्प्लॉई है या कंसल्टेंट है? वो हमसे प्रोफेशनल फीस लेता है या सैलरी लेता है? प्रोफेशनल फीस लेता है, सैलरी लेता नहीं है। एम्प्लॉय हमारा वो है ही नहीं। और फिर वो आप कह रहे हो कि वो हमारी कंपनी का शेयर होल्डर भी है, मेंबर भी है, तो वो 200 की काउंटिंग में काउंट होगा या नहीं होगा? आप ही बता दो, काउंट होगा या नहीं होगा? आपके हिसाब से नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो आंसर इज यस, काउंट होगा। 200 में काउंट होगा। क्यों? आपके हिसाब से काउंट क्यों नहीं होगा? तो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, तो या उसने जॉब ज्वाइन कर ली है कंपनी में, एम्प्लॉयमेंट में आ गया, क्या उसको लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया है हमने? क्या हमारी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट ने उसको लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया है? क्या वो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय बना है? यस और नो? हाँ जी। पार्ट टाइम में कंसल्टेंसी दे रहा है। मुझे हिंदी में बताना, पार्ट टाइम में एम्प्लॉय है या नहीं है? हाँ या नहीं में आंसर दो। अबे है ही नहीं। वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। ही इज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। हमारी कंपनी उसकी क्लाइंट है, वो हमारी कंपनी को कंसल्टेंसी दे रहा है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि क्वेश्चन भी इतने भजिया क्वेश्चन आते हैं और फिर उसके बाद और भजिया बनाई जा रही है उसकी। वो हमारी कंपनी क्या है, उसके लिए क्लाइंट है। उसके हो सकता है उसके पास 10 क्लाइंट कंपनी और भी होंगी या 50 क्लाइंट कंपनी और भी होंगी, और वो सब सारी क्लाइंट कंपनीज को क्या दे रहा है? कंसल्टेंसी फीस ले रहा है। अगर पार्ट टाइम एम्प्लॉय हुआ तो होगा ही ना। तुमने तो क्वेश्चन में बोला ही नहीं एक बार भी कि पार्ट टाइम एम्प्लॉय है। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन शुरू से क्या था? तुम्हारा क्वेश्चन था कि वो हमारी कंपनी का पार्ट टाइम डायरेक्टर है। फिर तुमने बोला अगर वो पार्ट टाइम डायरेक्टर है और वो हमारी कंपनी को सिर्फ क्या दे रहा है? कंसल्टेंसी दे रहा है और कोई काम नहीं करता, और उसके बाद बाकी वो अपना काम धंधा करता है। तो कंसल्टेंसी कौन देता है? प्रोफेशनल देता है, तो प्रोफेशनल ही है ना। और हमारी कंपनी उसके लिए क्या हुई फिर? क्लाइंट हुई, जो हमारी कंपनी को कंसल्टेंसी दे रहा है और कंसल्टेंसी फीस ले रहा है। और पार्ट टाइम डायरेक्टर क्या करता है कंपनी में आकर? पार्ट टाइम डायरेक्टर क्या करता है? बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग होती है, 5 बोर्ड मीटिंग होती है। एक बोर्ड मीटिंग अटेंड करने की फीस मिलती है 1 लाख रुपए, सिटिंग फीस, वो लेकर जाता है। बाकी 360 दिन क्या करता है? अपना काम करता है। अब तुम ही बोल रहे हो, मैं थोड़ा ना बोल रहा हूं। मेरा तो काम ही घुमाना है। सो वेल, बट नो द पॉइंट इज, कुल मिलाकर आपने शुरू से एक वर्ड का इस्तेमाल किया, वो पार्ट टाइम डायरेक्टर है और वो हमारी कंपनी को कंसल्टेंसी दे रहा है। दैट्स इट। कंसल्टेंसी दे रहा है मतलब हमारी कंपनी उसके लिए क्लाइंट है और हम उसको प्रोफेशनल फीस पे करते हैं। तो वो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है ही नहीं। हमारी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट ने उसको लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज दी नहीं है। बात ही खत्म हो गई। सो वेल, जब एम्प्लॉय नहीं है तो फिर वो एग्जम्पशन मांगेगा यहां पर ए में या बी में? आंसर इज नो, नहीं मांगेगा एग्जम्पशन। अब दिक्कत मालूम है, परेशानी तुम लोगों के साथ क्या है? आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों ने गूगल ड्राइव लेक्चर्स पहले से ले रखे हैं या यूट्यूब के ऊपर बहुत वीडियोस देख रखे हैं, और फिर वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। मतलब कुछ भी कहीं भी बिड़ा दो। अब चलो, उन्होंने जो पॉइंट उठाया, मतलब जो पॉइंट उठाया वो मैं बोल देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मेरे वीडियो में ही है और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चैप्टर का वीडियो है, वो इसका नहीं है। और होल टाइम डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उसमें। तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की क्लैरिफिकेशन पढ़ाई जा रही है। तुम जबरदस्ती उसको यहाँ भिड़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। ऐसा होता है कुछ कंपनीज में। ऐसा क्या होता है कुछ कंपनीज में? फ्रॉड करने के चक्कर में क्या करती है ना कंपनीज,
कंपनी में किचन में, कंपनी के अंदर एक किचन है और कंपनी के अंदर पेंट्री है या कंपनी के अंदर कैंटीन है। अब उस कैंटीन में काम करने वाले और कुछ बीच में खाना बनाने वाले लड़के भी हैं और खाना सर्व करने वाले लड़के भी हैं, हर कंपनी में होते ही हैं। अब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने, चेयरमैन जो प्रमोटर फैमिली है, उन्होंने क्या किया, एक लड़के को बोला कि बेटा तू हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनाया जा रहा है और तू फुल टाइम एम्प्लॉई है कंपनी का। एज एम्प्लॉई यू आर इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, लेकिन तुझे हम अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना रहे हैं और बोर्ड मीटिंग में तेरे से कहीं कहीं साइन करा लेंगे। कल को जेल जाना पड़ेगा तो जाएगा। वो कहता हाँ सर जाऊंगा, पैसे कितने मिलेंगे? तो वो बोलते 1 करोड़ मिलेंगे, या गुड़गांव में तेरी फैमिली को फ्लैट दे देंगे, तेरी शादी अच्छी जगह करा देंगे और तेरे को होंडा सिटी कार दे देंगे। अब एक पेंट्री में खाना बनाने वाले या वेल चाय सर्व करने वाले लड़के को ऐसे होगा कि तेरे को अगले हफ्ते होंडा सिटी दिलवा देते हैं, उसके अगले हफ्ते तेरी फैमिली को फ्लैट दिलवा देते हैं गुड़गांव में, आराम से रहना, और अगर जेल जाना पड़ेगा तो 1 करोड़ रुपए कैश तेरी फैमिली के पास पहुंचे। ऐसी वाली सेटिंग्स भी होती हैं। तो अगर वो लड़का, अगर वो मान जाता है कि ठीक है मुझे डायरेक्टर बना लो, अब वो डायरेक्टर भी है और फुल टाइम एम्प्लॉय भी है कंपनी का, क्या वो भी अगर कंपनी का मेंबर होता है ना, इफ ही इज मेंबर ऑफ द कंपनी, तो क्या वो काउंटिंग में काउंट होगा या कहें एग्जम्प्ट है? वो एग्जम्प्ट है। क्यों एग्जम्प्ट है? वो कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय है, उसका काम है चाय पिलाना, और उसको क्या वो हमारी कंपनी के रोल पे है? क्या उसको मंथली सैलरी मिलती है? क्या उसका लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? तो आंसर इज यस। मैं बता रहा हूँ, सुन लिया कहीं और, भिड़ा रहे हैं कहीं और, तो होना है कुछ और। खैर, आप फिलहाल कुल मिलाकर सिर्फ इतना बोलूंगा, जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी कहना गलत है, लोकसभा राज्यसभा ने, मेरा ही दिमाग हिला दिया आपने, तो जो लोकसभा राज्यसभा ने बोला है, अगर आप वो शब्द एक एक शब्द फॉलो कर लेते हैं तो कंफ्यूजन का कोई स्कोप है ही नहीं। आप फालतू के इधर उधर के दिमागी घोड़े दौड़ाओगे, ऐसा और ऐसा है या वैसा है, अगर वो इस लैंग्वेज में फंस रहा है तो एग्जम्पशन मिल रही है और 200 में काउंट नहीं होगा। अगर वो इस एग्जम्पशन वाले क्लॉज में कहीं नहीं आ रहा, ए और बी में कहीं भी नहीं आ रहा, तो फिर वो एग्जम्प्ट नहीं है, तो वो 200 में काउंट होगा। 100 बातों की एक बात। गेटिंग दैट सिंपल। अब एक चीज यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां तो हम कह रहे हैं काउंटिंग में काउंट होगा नहीं होगा, वो हम दिमाग चला रहे हैं कि 2 लोग एग्जम्प्ट हैं, कौन से, वो आपने पढ़ लिया, कैपिटल ए कैपिटल बी एग्जम्प्ट है। अब मेरा एक सवाल है, कंपनी का वो जो एम्प्लॉई है और मेंबर है जो एग्जम्प्ट है, जिसको हम बोल रहे हैं एग्जम्प्ट है और 200 की काउंटिंग में नहीं होगा काउंट, जब वो जनरल मीटिंग के लिए हम उसको नोटिस देंगे या नहीं देंगे? यस। आएगा, बैठेगा, यस। तो एक कोरम चाहिए होता है जनरल मीटिंग कराने के लिए। मिनिमम प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स शिल बी प्रेजेंट टू स्टार्ट द जनरल मीटिंग ऑफ द प्राइवेट कंपनी। तो क्या वो कोरम में 2 की काउंटिंग में काउंट होगा? मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। अगर कोई मेंबर कम एम्प्लॉय आकर बैठा है तो क्या काउंटिंग में काउंट होगा? आंसर इज यस। और कोरम आता है अंडर सेक्शन 103, अंडर सेक्शन 103। ऐसे ही कहते हैं, वेल पोस्टल बैलेट की एक रिक्वायरमेंट होती है कि मेंबर्स के घर बैठे बैठे चिट्ठी जाएगी, अपने घर बैठे बैठे वोट देंगे, उनके घर रजिस्टर्ड पोस्ट से चिट्ठी चली जाएगी, पोस्टल बैलेट। तो जिन कंपनीज में 201 मेंबर होते हैं, अंडर सेक्शन 110 है पोस्टल बैलेट का कॉन्सेप्ट, जिन कंपनीज में 201 मेंबर होते हैं वहां पोस्टल बैलेट मैंडेटरी होता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हमने जो एग्जाम्पल लिया अभी, ग्रीन अर्थ वाला, पेज नंबर 2.5 पे आ जाओ। ग्रीन अर्थ प्राइवेट लिमिटेड, जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल ले रहे थे और कह रहे थे कि टोटल रजिस्टर्ड मेंबर में कितने मेंबर हैं? प्राइवेट कंपनी है, रजिस्टर्ड मेंबर में कितने मेंबर हैं? 235 मेंबर्स हैं, जिसमें से हमने फिर बोला 40 एम्प्लॉइज हैं, तो हम उसको माइनस कर देंगे, तो बैलेंस इज 195 फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 2। अब मैं आपसे पूछता हूं, पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है उन कंपनीज के लिए जिन कंपनीज में 201 मेंबर होते हैं, और इस कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर में 235 मेंबर हैं। तो क्या ये 235 मेंबर 235 काउंट होंगे फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 110? या इनको नहीं बोलेंगे, नहीं -40 करो, 195 है? दे आर 235 फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 235 for the purpose of section 110 postal ballot or other sections of company law।
कंपनी लॉ के जो दूसरे सेक्शंस हैं वहां पर इनको 235 ही माना जाएगा। सिर्फ 200 कहाँ माना जा रहा है सिर्फ, या वो -40 सिर्फ कहाँ किया जा रहा है? सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 2 में -40 कर रहे हैं, बाकी पूरे कंपनी लॉ में कहीं पर भी -40 नहीं करना, क्योंकि रजिस्टर मेंबर में उनका नाम है, रजिस्टर मेंबर में उनका नाम है, और नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग उनके पास भी जा रहा है, वोटिंग राइट उनके पास भी है, डिविडेंड भी है, मेंबरशिप राइट सारे मिलेंगे, तो दीज आर एक्चुअली 235 मेंबर्स इन द कंपनी। बाकी सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 2 के पर्पज के लिए वो -40 करना है, वो एक अलग चीज है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कि वो सिर्फ यहां के लिए है, लेकिन बाकी पूरे कंपनीज एक्ट में आपको -40 और कहीं भी नहीं करना है। आई होप गेटिंग दिस। तो इसलिए मैंने लिख दिया, वेल फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 110 और अदर सेक्शंस ऑफ द होल कंपनीज एक्ट, पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं पर भी आप उनको 235 ही बोलोगे, सिर्फ वो 195 सिर्फ कहां पर बोलोगे? सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 2 में। सबकी समझ में आ गया है? कुछ शक या सवाल? और यहां यही चीज मैंने पूरी इलेबोरेट करके लिख दिया, एक नोट बना दिया है यहां पर। द पर्सन्स हु आर मेंबर कम एम्प्लॉइज हु आर excluded from being counted in section 2 clause 68 sub clause 2 in the counting of 200 members will be counted in other provisions of companies act। उनको count किया जाएगा in the other provisions of companies act wherever the counting is done in respect of the members of the private company, because lawmaker has excluded them only from counting under section 268 and not from other provisions। language समझ में आ रही है? तो एक नोट जरूर बनाकर लिख लेना, अपनी बुक्स में लगा लेना ये नोट। हाँ जी, हाँ जी, सवाल पूछा गया है, सर आपने कभी बताया था सेक्शन 165 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है 1 पर्सन कैन बिकम डायरेक्टर ऑफ 20 कंपनीज एट अ टाइम साइमल्टेनियसली, उसमें से 10 पब्लिक कंपनीज 10 प्राइवेट कंपनीज, कुछ कॉम्बिनेशन आगे पढ़ेंगे हम आने वाले टाइम में, लेकिन पहले हमारी बात हो चुकी है इंट्रोडक्शन क्लास में शुरू में। सो अगर एक पर्टिकुलर पर्सन 20 कंपनीज का डायरेक्टर है, उसमें से प्राइवेट कंपनीज में भी है, और उस प्राइवेट कंपनी में वो डायरेक्टर भी है और उस प्राइवेट कंपनी में वो मेंबर भी है, नाउ इन दैट केस फिर वो उस प्राइवेट कंपनी में 200 में काउंट होगा या नहीं होगा? अब अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि ये चेक कर लो कि उस प्राइवेट कंपनी में अगर वो होल टाइम डायरेक्टर है और उस प्राइवेट कंपनी में अगर उसको लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, मंथली सैलरी मिल रही है, और उस प्राइवेट कंपनी के अलावा रिमेनिंग 19 कंपनीज में वो पार्ट टाइम डायरेक्टर है, सिर्फ बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए जाता है और कोई काम नहीं करता, तो जिस प्राइवेट कंपनी में वो मतलब होल टाइम डायरेक्टर भी है और मेंबर भी है, दोनों है, और एज होल टाइम डायरेक्टर उसको लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसी प्राइवेट कंपनी से मिला हुआ है, तो फिर वो वहां काउंटिंग में काउंट नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर मुद्दे की बात क्या है? लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या उसको उस कंपनी से मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है? और सिर्फ पार्ट टाइम डायरेक्टर है उस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी में जिसमें वो मेंबर है, और होल टाइम डायरेक्टर किसी और कंपनी का है, तो ऑब्वियसली फिर वो एग्जम्प्ट नहीं हुआ। एग्जाम नहीं हुआ तो 200 में काउंट होगा। तो मैं घूम फिर कर कहां जाकर रुक जाता हूं? कैपिटल ए और कैपिटल बी, और शब्द क्या है? एम्प्लॉयमेंट। कैपिटल ए में भी शब्द क्या है? आर इन एम्प्लॉयमेंट। कैपिटल बी में भी शब्द क्या है? फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट। मेरे लिए मुद्दे की बात क्या आती है? एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, यही देखना है मुझे। वो डायरेक्टर होने के साथ साथ लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेकर बैठा है या नहीं लेकर बैठा है, क्रक्स जो है वो यही है। यहां तक समझ में आ गया? एवरीबॉडी गॉट दिस? अब सुनिएगा, 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बाकी हैं हमारे। एक तो जो हम बात कर रहे थे ना, वो पहले क्लॉज ए एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दैट राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, याद है? तो एक उसी राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल में वो जो हमने बात की थी 199 मेंबर्स से पूछो, रिमेनिंग 199 मेंबर्स से, वो तो आपको समझ में आ गया था, वो समझ में आ गया था आपको, आपने पढ़ भी लिया था। अगर एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी लेता हूं जहां सिर्फ 2 भाइयों की कहानी है, और वो जो एक प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी में वो 2 भाई जो हैं वो 2 शेयर होल्डर भी हैं और 2 डायरेक्टर भी वो खुद ही हैं, कोई बाहर वाला तीसरा कोई
है नहीं। अब कंपनी बनाई, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, फ्लरिश हो रहा है, बाद में दोनों भाइयों में हो गई लड़ाई, झगड़ा हो गया, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अब एक भाई अपने शेयर्स बेचकर निकलना चाहता है, कैन ही सेल टू द आउटसाइडर? डायरेक्टली टू द आउटसाइडर तो सेल नहीं कर सकता, तो क्या करना पड़ेगा? पहले वो एक शेयर होल्डर को पहले दूसरे शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा कि भाई क्या तुम मेरे शेयर्स खरीदना चाहते हो? और दूसरा अगर हाँ बोल देता है तो उसी को देने हैं, अगर वो मना करता है तो आउटसाइडर। अगर दूसरा हाँ बोल देता है और मान लो कि उसने हाँ बोल दी, तो एक दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। अब उसने ले लिए सारे शेयर्स, और फैमिली बिजनेस विल रिमेन फैमिली बिजनेस। हम किसी बाहर वाले को नहीं चाहते कि बीच में फैमिली बिजनेस में आए। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? 1+1, मतलब जब वो एक ने एक को शेयर दे दिए तो अब वो दो नहीं रहे, अब वो एक हो गए, और एक मेंबर के पास 100% शेयर्स हो गए। और प्राइवेट कंपनी में तो मिनिमम 2 होने चाहिए। अगर ये सिचुएशन कितने महीने कंटिन्यू रहेगी? 6 months और मोर देन 6 months। तो जो इकलौता मेंबर है, हिज लाइबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड फॉर द डेट्स ऑफ फ्रेश डेट्स इनकर्ड आफ्टर 6 months। याद है ना, सेक्शन 3 है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी आफ्टर 6 months। तो वो सिचुएशन अराइज ना हो, उससे बचने के लिए 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा? वो जो 100% शेयर आए हैं उनमें से सेल एटलीस्ट 1 शेयर। तो जो एक इकलौता बचा है वो अपने, फिर हो सकता है अपने फादर को या मदर को, ब्रदर को कि या सिस्टर को, या वाइफ है तो वाइफ को एक शेयर सेल करेगा, और फिर वो वापस 1 से 2 हो जाएंगे। तो हाँ, वो अगर ये चाहे कि मैं इसको ओपीसी कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ओपीसी कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है। प्राइवेट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इन ओपीसी कंपनी। 6 महीने के अंदर अंदर कर ले, फिर ये भी एक ऑप्शन है कि ओपीसी कंपनी में कन्वर्ट कर ले अगर अकेले ही चलना है। समझ में आई? अब एक बड़ा फेमस केस हुआ था, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, नॉट फॉर एग्जाम। और ये केस कहाँ शुरू हुआ था? 1992 1993 की बात बता रहा हूँ आपको। पुराना केस है, लेकिन लड़ते लड़ते फिर आगे चला आया। सॉरी, 1992 1993। तो 1992 1993 की बात है। और शुरू कहाँ से हुआ था? एसआर ग्रुप ऑफ मुंबई। एंड एसआर ग्रुप ऑफ मुंबई बोले तो रुइया फैमिली, संजीव रुइया एंड ऑल दैट, रुइया फैमिली, रुइया इज द सरनेम। और दूसरी तरफ कंपनी कौन सी है? हचिसन हांगकांग। ये तब की बात है जब इंडिया में मोबाइल टेलीफोन नया नया आया था, और मोबाइल टेलीफोनी नई नई आई थी। तो हच नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, पता नहीं आपने सुना भी है या नहीं सुना, मुझे नहीं मालूम। तो हचिसन हांगकांग इज बेसिकली द कंपनी। इन दोनों ने मिलकर इंडिया में एक जॉइंट वेंचर बनाया, क्या ना इसे, जेवी, एक जॉइंट वेंचर बनाया। उस इंडियन कंपनी का नाम क्या रखा इन्होंने? हच एसआर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हच एसआर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब क्योंकि प्राइवेट कंपनीज की बात हो रही है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और यहाँ पर जो रुइया फैमिली है बॉम्बे की, उन्होंने कितना पैसा डाला? 33% इक्विटी शेयर्स ले लिए उन्होंने उस प्राइवेट कंपनी में। और हचिसन हांगकांग ने कितने ले लिए? 67% इक्विटी शेयर्स ले लिए इंडियन प्राइवेट कंपनी में। कहने से बेबी कंपनी बनाई इंडिया में। और होल्डिंग कंपनी कहाँ है? इंडिया के बाहर। हचिसन हांगकांग होल्डिंग कंपनी है। कैन आई कॉल देम होल्डिंग एंड सबसी? एच का मतलब होल्डिंग, एस का मतलब सबसी। और ये जो 67% इंडिया में आ रहा है, इसको फैमा की लैंग्वेज में बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ना, उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या इंडिया में आ रही है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है, एफडीआई इंडिया में आ रही है। ये कहानी शुरू हुई, और उस वक्त इंडिया में 3 लोग थे जो मोबाइल टेलीफोनी बिजनेस में थे। नंबर 1 एयरटेल, नंबर 2 आइडिया, एंड नंबर 3 हच। रिलायंस जियो पैदा हुआ ही नहीं था, रिलायंस जियो नाम की कोई चीज थी नहीं तब। तो कौन से 3 थे? सिर्फ नंबर 1 भारतीय एयरटेल था, नंबर 2 आइडिया था, और नंबर 3 हच होता था। अब हो क्या रहा था कि वो जो बाकी दोनों कॉम्पिटिटर थे उनका शेयर, उनका जो कस्टमर बेस था वो बड़ा होता चला जा रहा था, और इस कंपनी का कस्टमर बेस बड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि लिमिटेड इन्वेस्टमेंट डाली हुई थी। तो ये जो हांगकांग वाली कंपनी है, ये और प्लस करके और फंड्स डालना चाहती थी कि हम और फंड्स डालना चाहते हैं, और हम अपनी इंडियन सबसी का बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं। इसका बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं। किसके दिमाग में आ रहा है? हचिसन हांगकांग, विच इज नंबर 1 कंपनी ऑफ हांगकांग इवन टुडे वेल इन द मोबाइल टेलीफोनी। अब लेकिन दिक्कत ये थी कि ज्वाइंट वेंचर में लिखा हुआ था कि 1:2 प्रोपोर्शन में ही चलना पड़ेगा आपको। 1:2 मतलब अगर 2 रुपए इधर से आ रहे हैं तो 1 रुपया रुइया फैमिली से आना चाहिए। अगर 2 रुपए हचिसन हांगकांग डाल रहा है तो 1 रुपया रुइया फैमिली चल रही है। ये बात कहाँ लिखी है?
ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट में कि 1:2 को मतलब डिस्टर्ब करना अलाउड नहीं है, या 33% 67% को डिस्टर्ब करना अलाउड नहीं है। अब फॉरेन कंपनी पैसा डालना चाह रही है और रुइया फैमिली कह रही है नहीं हम पैसा नहीं डालेंगे, और रुइया फैमिली ने सपोर्ट करने से मना कर दिया कि हम तो नहीं देते पैसे, हम नहीं डालेंगे पैसे, और हमारे पास है भी नहीं। और रुइया फैमिली ये कह रही है कि हमारे जो दूसरे बिजनेस चल रहे हैं ना, शिपिंग बिजनेस है और शिपमेंट्स जाती हैं इंडिया से, हमारे बड़े बड़े शिप्स हैं, और पेट्रोलियम बिजनेस है, हम उसमें ज़्यादा फोकस्ड हैं। हमारा टेलीफोन तो चलो हमने शौक में शुरू कर लिया है, लेकिन अब साथ नहीं दे रहे, तो परेशान कौन हो रहा है, दुखी कौन हो रहा है? हचिसन हांगकांग। हचिसन हांगकांग दुखी हो रहा है कि हम एक्सपेंशन चाहते हैं और रुइया फैमिली साथ दे नहीं रही है। और मीनवाइल आइडिया का मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है और एयरटेल का भी मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है, उनका कस्टमर बेस बढ़ता जा रहा है। हचिसन हांगकांग की समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि क्या करें, तो फाइनली इन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दिया और उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड कि हम अपना ये 67% बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं और इस कंपनी को छोड़कर निकलना चाहते हैं। जो अच्छा पैसा देगा हम उसको ये शेयर बेचने के लिए तैयार हैं। वो दुखी हो चुके थे क्योंकि रुइया फैमिली साथ दे नहीं रही थी। जब ऑल ओवर वर्ल्ड उन्होंने सारे न्यूज़पेपर्स में दे दिया, यूरोप, अमेरिका, हर जगह कि हम ये बेचना चाहते हैं, तो खरीदने के लिए जो कंपनी सामने आई वो कौन सी आई? वोडाफोन यूके, वोडाफोन ब्रिटेन या वोडाफोन इंग्लैंड सामने आई। और उस जमाने में जब ये 2007 की बात हो रही है, अब हचिसन हांगकांग कब सेल कर रहा है? 2007 तक रहे वो साथ। अब जब बेचने का टाइम आया 2007 में, तो फाइनली वोडाफोन की तरफ से जो आए वो थे अरुण सरीन, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वोडाफोन, एनआरआई बेसिकली, और उनको इंडिया से लगाव था, तो उनको लगा कि मौका मिल रहा है इंडिया में बिजनेस शुरू करने का, तो वोडाफोन यूके ने बिड दी कि ये 67% हमें दे दो। और किस रेट पे दे दो? 750 रुपए पर शेयर, एज पर इंडियन करेंसी कितना? 750 रुपए पर शेयर पे आप ये 67% शेयर्स हमें दे दो। हचिसन हांगकांग और वोडाफोन आमने सामने बैठ गए बातचीत करने के लिए। अब बीच में टांग अड़ाने के लिए कौन पहुंच गया? रुइया फैमिली। और रुइया फैमिली कहां पहुंच गई टांग अड़ाने के लिए? बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए। केस कहां डाला? बॉम्बे हाईकोर्ट में केस डाल दिया। और क्या बोला कि ये जो जॉइंट वेंचर कंपनी है, इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। और इसका मतलब ये है कि हचिसन हांगकांग को अगर अपने 67% शेयर्स बेचने हैं तो पहले रुइया फैमिली से पूछो कि अगर वो खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो उनको दो। अगर वो मना करेंगे, रुइया फैमिली मना करेगी, तो आप अपने शेयर्स किसी बाहर वाले को दे सकते हो। आप डायरेक्टली बाहर वाले को कैसे दे रहे हो? सही बात है या गलत बात है? सही बात है। तो पहुंच गए बॉम्बे हाईकोर्ट, केस डाल दिया, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने सम्मन इशू कर दिया। किसको? हचिसन हांगकांग को भी और वोडाफोन यूके को भी। और एसआर फैमिली तो उनका रिप्रेजेंटेटिव आ ही रहा है। तो एक हियरिंग में सबको बुला लिया इकट्ठा कि आ जाओ, एक बार में निपटारा करते हैं आपका, देखते हैं कि क्या सीन है। तो हचिसन हांगकांग वहाँ उन्होंने अपनी पुरानी पूरी राम कहानी सुनाई कि हमने तो रुइया फैमिली को बहुत बोला था कि बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, एयरटेल का, आइडिया का बिजनेस एक्सपैंड होता जा रहा है, रुइया फैमिली ने हमारा साथ नहीं दिया, और वो सब उन्होंने अपना रोना सुनाया। और हम तो ये 67% शेयर्स सेल करना ही नहीं चाहते थे, हम तो बल्कि और पैसा लगाकर और बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे, रुइया फैमिली ने साथ नहीं दिया। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि चलो पुरानी बातें समझ में आ गई, अब आज की बात करो। तो रुइया फैमिली से बोला कि आपने ऑब्जेक्शन डाला कि पहले आपको मौका दिया जाए शेयर खरीदने का, तो अब आप बताओ कि आप कितने पैसे दोगे। हम आपसे ही पूछ लेते हैं, रुइया फैमिली सामने खड़ी है, आप कितने पैसे दोगे अगर ये 67% शेयर हम अभी के अभी आपको दिलवा देते हैं? आपको शेयर्स चाहिए ना, हम अभी दिलवा देते हैं, आप बोलो पैसे कितने दोगे? तो रुइया फैमिली ने कहा जी हम तो देंगे 150 रुपए पर शेयर। कितना देंगे? हमारे पास तो इससे ज्यादा पैसे हैं नहीं। तो बॉम्बे हाईकोर्ट में जज साहब को बड़ा गुस्सा आया, ये भाई ये तुम मतलब पहले तो बिजनेस एक्सपेंशन में साथ नहीं दे रहे थे, अब डील हो रही है अगलों की 750 रुपए पर शेयर, तो डील में टांग अड़ाने के भी आ गए हो बीच में। तो अब आप हो बॉम्बे हाईकोर्ट, अब आप बताओ मतलब आप क्या जजमेंट दोगे? ये हचिसन हांगकांग को शेयर किसको बेचने चाहिए, रुइया को या वोडाफोन? आंसर इज वोडाफोन। तो रुइया फैमिली के चेयरमैन को बुलाया, या जो भी फैमिली मेंबर था, जरा पास हो, एक कान के नीचे लगाना है तुम्हारे, बदतमीज लोग, पहले बिजनेस एक्सपेंशन में साथ नहीं देते, अब डील में टांग अड़ा रहे हैं। तो फाइनली बॉम्बे हाईकोर्ट ने वोडाफोन को दिलवा दिए 750 रुपए
पर शेयर के हिसाब से कि भाई मौका दे रहे हैं आपको, लेकिन आपने फिर रुइया फैमिली ने ऑन द स्पॉट वो ऑफर एंटरटेन किया ही नहीं। 750 रुपए की बिड तो दो, 750 से बेटर नंबर दो, 750 की बिड तो दो कम से कम। तो फाइनली वो 750 नहीं आया, सिर्फ कितना आया था, 150 रुपए पर शेयर का ऑफर आया रुइया फैमिली से। तो उनको बोला अपना ROFR अपनी जेब में रख के घूमो। अब है ठीक है तुम्हारे आर्टिकल्स में, लेकिन दम तो दिखाओ शेयर्स खरीदने का। और शेयर की रियल वैल्यू जो है एज पर 700 750 जो भी ऑफर आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 700 750 के रेंज में था। तो हाईएस्ट बिडर केम आउट ओवर देयर। अब फाइनली हुआ क्या, वो शेयर बिक गए, हचिसन हांगकांग निकल गया। अब कौन आ गया पिक्चर में, वोडाफोन पिक्चर में आ गया। और वोडाफोन कितना होल्ड कर रहा है, 67%। वोडाफोन ने कहा अब इस इंडियन कंपनी के नाम में हच अच्छा नहीं लग रहा, SR तो चलो ठीक है लेकिन हच अच्छा नहीं लग रहा, तो इंडियन कंपनी का नाम चेंज करके क्या करते हैं, वोडाफोन SR। क्या नाम करते हैं, नाम चेंज कर दिया वोडाफोन SR। और 2007 में फिर वो वोडाफोन के अरुण सरीन साहब ने गुलाब के फूल भेजना शुरू किया SR फैमिली के पास, गेट वेल सून। क्या मैसेज, गेट वेल सून। और इकोनॉमिक टाइम्स फ्रंट पेज, बिजनेस स्टैंडर्ड फ्रंट पेज पे न्यूज आती है कि अरुण सरीन सेंडिंग द रोजेस टू रुइया फैमिली की तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, गेट वेल सून। क्योंकि बिजनेस तो एक्सपैंड करना है ना। और इनको साथ में क्या ऑफर दिया कि अपना आपका जो 33% पड़ा है ना, ये 33% भी आप वोडाफोन यूके को दे दो, लेने के लिए तैयार बैठे हैं हम। और किस प्राइस पे, हम तो आपको क्या ऑफर दे रहे हैं, $5 बिलियन, 500 करोड़ डॉलर्स का ऑफर दे रहे हैं। 500 करोड़ रुपए का नहीं, 500 करोड़ डॉलर्स का ऑफर दे रहे हैं हम आपको, ये लो और आप 33% अपना हमें दो और निकलो बाहर। लेकिन रुइया फैमिली ने लेने से मना कर दिया। वो कहते नहीं नहीं हम नहीं देंगे, हम तो कंपनी में कंटिन्यू करेंगे। ये कब की बातें हो रही है, 2007। 2011 आते आते रुइया फैमिली की हालत और खराब होती चली गई, 4 साल और निकले। 2011 में फाइनली डील हुई और रुइया फैमिली ने 33% सेल ऑफ कर दिया। कब सेल किया, दिसंबर 2011 में 33% सेल ऑफ कर दिया। और किस प्राइस पे सेल ऑफ किया, $4 बिलियन। कम हो गया, हाँ बड़ा नहीं, उल्टा कम हो गया। पहले 2007 में वोडाफोन ने क्या ऑफर दिया था, $5 बिलियन। और 2011 में फाइनली उनको क्या कितना मिलता है, $4 बिलियन ओनली। और 100 करोड़ डॉलर का लॉस हो गया। 4 साल पहले देते तो $5 बिलियन मिल जाता उस वक्त। बट फाइनली खैर, क्योंकि इनको ये था कि रुइया फैमिली को अपने दूसरे बिजनेस सपोर्ट करने थे। अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि वोडाफोन यूके हैज बिकम 100% ओनर ऑफ वोडाफोन इंडिया। और अच्छा यहाँ पर वेल इंडियन कंपनी के नाम में से SR भी हटा दिया ना फिर, क्योंकि SR फैमिली तो बाहर निकल गई। तो नया नाम क्या बढ़ गया, वोडाफोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, होली ओन्ड सब्सिडरी, मतलब 100% सब्सिडी ऑफ वोडाफोन यूके। बात समझ में आ रही है, गेटिंग दैट। और फाइनली आई विल से वेल अब 100% शेयर आ गए, तो दिक्कत क्या आने वाली है, एक शेयर निकालना पड़ेगा। और एक शेयर के लिए फिर क्या अपॉइंट किया, एक नॉमिनी अपॉइंट कर दिया, कोई भी होगा, मतलब मेरे को नाम नहीं मालूम, मिस्टर जेड को ही नॉमिनी अपॉइंट कर दिया। और उसको बोला कि एक शेयर हम आपको दे रहे हैं एंड यू विल होल्ड दिस 1 शेयर, जस्ट होल्ड इट। लेकिन इस एक शेयर के ऊपर भी जो डिविडेंड मिलेगा, जो डिविडेंड इनकम आएगी, वो वोडाफोन यूके के पास आएगी। आपको एज मिस्टर जेड को एज इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, आपको रजिस्टर्ड ओनरशिप दे रहे हैं, आपको बेनिफिशियल ओनरशिप नहीं दे रहे हैं। बेनिफिशियल ओनरशिप इस शेयर की अभी भी वोडाफोन यूके के पास है, और उस एक शेयर के ऊपर भी डिविडेंड वोडाफोन यूके को मिलेगा। तो ये लीगली अलाउड है। और कौन से सेक्शन में अलाउड है, जो नीचे लिखा हुआ है सेक्शन 187 में, इस तरीके से अरेंजमेंट बनाना अलाउड है कि नॉमिनी अपॉइंट करके नॉमिनी के थ्रू आप विल एक शेयर होल्ड कर लो और उस एक शेयर पे डिविडेंड खुद लेते रहो। यू कैन डू दैट। अब दिखाने के लिए वोडाफोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 2 शेयर होल्डर हो गए। कौन दो, एक वोडाफोन यूके और एक मिस्टर जेड, द नॉमिनी ऑफ वोडाफोन। ये तो हो गई 2011 की बातें। फिर फाइनली वो आइडिया के साथ वोडाफोन का मर्जर हो गया। तो जो 2 राइवल थे, और ये मर्जर क्यों करना पड़ा दोनों बेचारों को, रिलायंस जियो आने के बाद मुकेश अंबानी एंट्री मारेंगे तो वेल जमीन हिलेगी हिलेगी। हाँ, तो धरती हिली और सारा मोबाइल टेलीफोनी बिजनेस हिल गया। जियो के सिम आ गए फ्री में, फ्री सिम ले लो, और साथ में फ्री सिम के साथ और क्या ले लो, फ्री डेटा। फ्री डेटा भी ले लो, आराम से इंटरनेट देखो, और बहुत कुछ फ्री कर दिया। किसी ने लिया था फ्री सिम, एनी वन हैंड, या आपकी फैमिली में किसी ने, आपने या आपकी फैमिली ने?
अच्छा लिया ना फैमिली में किसी ने, और दादी को तो ये होगा चलो बैठ के सत्संग देखूंगी आराम से, दादी ने लिया था तो संस्कार देखूंगी, आस्था चैनल देखूंगी आराम से बैठ के, उसके ऊपर यूट्यूब वीडियो लगाया, पूरा दिन रिलायंस जियो, जियो रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो की एंट्री के बाद वोडा की भी वाट लग गई और आइडिया की भी वाट लग गई, और जब दोनों की वाट लग गई तो दोनों ने मर्ज करके वोडा आइडिया एक कंपनी बना दी। वो तो फिर सबको पता ही है, वीआई, अब तो नाम ही वीआई हो गया, वीआई तो वीआई का सिम। सोवेलाल से तो वो कहानी अलग आ गई अब। तो वीआई 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 चल रहा है, और वीआई अभी भी सर्वाइवल में है या नहीं है? वीआई तो जिंदा है ना। बाकी उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में उनका केस अटका हुआ है उस मर्जर की वजह से, और सुप्रीम कोर्ट में काफी हैवी टैक्स उनके ऊपर लगा दिया। तो कुमार मंगलम बिरला मिलने के लिए गए निर्मला सीतारमन से, मिनिस्टर ऑफ टेलीकॉम से, कई जगह, कि ये क्या आपने धांधली करके मतलब गड़बड़ क्या कर रखी है, इतना टैक्स लोगे, कुछ 20-25 हज़ार करोड़ का टैक्स लगा दिया उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो वोडा आइडिया की ट्रांजैक्शन हुई आपस में। तो इतना टैक्स ले लोगे तो हमारी कंपनी तो इंसॉल्वेंट हो जाएगी, बंदी करनी पड़ेगी, तो टैक्स कम करवाओ। या सुप्रीम कोर्ट ने बोला फाइनली कि आपको ना हम इंस्टॉलमेंट बनाकर देते हैं, अभी 10 साल तक नहीं देना, 10 साल के बाद देना, अभी कमा लो 10 साल। मतलब प्रेशर काम करता है ना बिजनेसमैन का। तो आज से वेल मुकेश अंबानी ने बिजनेस जरूर हिला दिया एक बार को, बट कुमार मंगलम बिरला अब उसको संभालने में लगे हुए हैं वीआई के बिजनेस को। अब आपके लिए खैर वो कहानियां अलग कहानियां हैं, आपके लिए एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू, एंड दैट इज, एक प्राइवेट कंपनी है, इट इशूज, चलिए इसमें बाद में आता हूं क्वेश्चन में, एक पॉइंट और पढ़ना था ना हमें नीचे, वैसे पढ़ तो लिया आपने ऑलरेडी। सब क्लॉज 3 क्या है? आर्टिकल्स प्रोहिबिट्स एब्सोल्यूट prohibition. Articles prohibit any invitation to the public for subscribing any securities of the company. कंपनी बोले तो वही प्राइवेट कंपनी। पब्लिक को नहीं इनवाइट करना, मतलब आईपीओ लॉन्च नहीं करना, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर लॉन्च नहीं करना, पब्लिक इशू बिल्कुल नहीं करना। फॉर एनी सिक्योरिटीज, मे बी इक्विटी शेयर्स, मे बी प्रेफरेंस शेयर्स, मे बी डिवेंचर्स, मे बी कन्वर्टेबल, मे बी नॉन कन्वर्टेबल, मे बी बॉन्ड्स, कुछ भी, वो आपको पता ही है, ये इशू नहीं करना, आपने लिखा भी होगा शायद। तो ये सब कुछ एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। तो फिर प्राइवेट कंपनी सिर्फ क्या करेगी? प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी और कुछ भी नहीं करेगी। अब इसी पॉइंट पे सवाल है, इफ अ प्राइवेट कंपनी इशूज इक्विटी शेयर्स बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, whether such company can get them listed on National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange voluntarily. इशू कैसे कर रहे हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट से। प्राइवेट प्लेसमेंट अंडर सेक्शन 42, अंडर सेक्शन 42। अब अपनी मर्जी से कंपनी उसको वॉलंटरली लिस्ट करवाना चाहती है एनएससी बीएससी पे, करवा सकती है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो क्यों? अगर लिस्ट करवा दिया तो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएगा। तो अगर चाहें भी, मतलब एक तो होता है, देखो जब कोई पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, जब कोई पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू करती है तो इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपलसरी की लिस्ट करवाना पड़ेगा। वो तो मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, टीसीएस है, पब्लिक इशू लॉन्च किया तो लिस्ट करवाना मैंडेटरी है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी, और पब्लिक इशू किया भी नहीं है, क्या किया है? प्राइवेट प्लेसमेंट। मैक्सिमम हाउ मेनी ऑफरीज? मैक्सिमम 200 ऑफरीज इन 1 फाइनेंशियल ईयर। तो क्या उस केस में वॉलंटरली लिस्ट करवाना पड़ेगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। देन गोइंग ऑन फर्दर, और रीजन क्या है वो आपने बता ही दिया, बिकॉज इफ इक्विटी शेयर गेट लिस्टेड दे विल बिकम फ्रीली ट्रांसफरेबल, और ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर्टिकल्स क्या करते हैं? आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। और हम फ्री ट्रांसफरेबिलिटी अलाउ कर नहीं सकते। स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए तो फिर कोई भी खरीदेगा, कोई भी बेचेगा, ब्रोकर्स के थ्रू फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे, और हम अलाउ ही नहीं कर सकते। आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, सिर्फ इक्विटी शेयर की जगह क्या कर दिया है? प्रेफरेंस शेयर। सो प्राइवेट कंपनी इशूज प्रेफरेंस शेयर बाय प्राइवेट प्लेसमेंट अंडर सेक्शन 42, और उसके बाद वॉलंटरली लिस्ट करवाना चाहते हैं एनएससी बीएससी पे, करवा सकते हैं? यस और नो? तो आंसर इज वंस अगेन नो। क्यों?
सेम रीजन, इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, शेयर तो शेयर ही हैं, एंड आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मे बी इक्विटी शेयर्स, मे बी प्रेफरेंस शेयर्स, तो रीजन इज सेम। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, कैन आई चेंज द स्क्रीन? क्वेश्चन नंबर 3, अब ध्यान से देखना। कैन अ प्राइवेट कंपनी इशू द if a private company issues the convertible debentures which are convertible into equity shares, convertible into equity shares on a later date, 5 साल बाद 10 साल बाद कन्वर्ट होंगे equity shares में, so और वो terms and conditions में लिखा है। So if a private company issues the convertible debentures by private placement under section 42, whether such company can get them listed on the NSE BSE voluntarily, क्या अपनी मर्जी से लिस्ट करवा सकते हैं? यस और नो? आंसर इज वंस अगेन नो। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ट होकर शेयर्स बनेंगे, और जब वो शेयर्स बनेंगे तो फिर वो शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे। जब तक कन्वर्ट नहीं होते तब तक तो चलो कोई दिक्कत नहीं है डिवेंचर, लेकिन अल्टीमेटली तो एक दिन कन्वर्ट होंगे, कन्वर्टेबल हैं, और जब कन्वर्ट होंगे देन द इक्विटी शेयर्स विल बिकम फ्रीली ट्रांसफरेबल, इक्विटी शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे, और ये तो हम अलाउ कर ही नहीं सकते। तो इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम आएगी। कब आएगी ये प्रॉब्लम? फ्यूचर में, जब वो डिबेंचर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तब ये प्रॉब्लम आएगी, और इसलिए अलाउड नहीं है। कहानी समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 4, अब ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू, इफ द प्राइवेट कंपनी इशूज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, अब तो ये क्या है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, एनसीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनसीडी। और इक्विटी में कन्वर्ट भी नहीं होने डिबेंचर्स, एक दिन कंपनी रिफंड करेगी, रीपे करेगी, रिडीम करेगी। सो इफ अ प्राइवेट कंपनी इशूज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बाय प्राइवेट प्लेसमेंट अंडर सेक्शन 42, whether such company can get them listed on NSE BSE voluntarily, and the answer is yes. इसके लिए आंसर yes है। और इसके लिए yes क्यों है? डिबेंचर्स अगर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में पहला पॉइंट क्या है? आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, और ये शेयर्स नहीं है, डिबेंचर्स है, और वो भी नॉन कन्वर्टेबल हैं। तो डिबेंचर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन सिर्फ किसके ऊपर है? सिर्फ शेयर्स के ऊपर। तो लॉजिक क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 1 रिस्ट्रिक्ट्स ओनली द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड नॉट ऑफ डिबेंचर्स। दैट इज द लॉजिक और द रीजन। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट करवाना अलाउड है। अब ये सारी बातें बहुत काम आने वाली हैं आगे, फ्यूचर में जब आप जनरल मीटिंग का चैप्टर करोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चैप्टर करोगे, जगह जगह अभी लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन करोगे, वहां पर भी काम आएगा। अब एक सवाल है मेरा यहाँ पर, डिबेंचर तो लिस्ट हो गए, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, और अलाउड है, फाइनल आंसर इज यस। क्या इस प्राइवेट कंपनी को मैं बोल सकता हूँ लिस्टेड प्राइवेट कंपनी? कंपनीज एक्ट के अंदर कैन आई कॉल इट लिस्टेड प्राइवेट कंपनी? इट इज अ लिस्टेड प्राइवेट कंपनी। और याद है वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर में शुरू में स्टार्ट करते थे एल या यू से, याद है? कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा होता है। तो जब प्राइवेट कंपनी ये पैदा हुई थी तो यू लिखा था अनलिस्टेड, अभी क्या वो यू से एल हो जाएगा? और क्या बोले? नाउ इट इज अ लिस्टेड प्राइवेट कंपनी। आंसर इज नो। नो, इसको लिस्टेड प्राइवेट कंपनी नहीं बोलेंगे। और ये अभी आप लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन आपको पढ़वाऊंगा आने वाली क्लासेस में, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में ही करें, वेन एवर वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास, तो उसमें ही बताऊंगा कि इसको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाता, इवन दो द डिबेंचर्स आर लिस्टेड। सो इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन 4 को हम क्वेश्चन 4A और 4B बना लेते हैं। वेदर दिस प्राइवेट कंपनी कैन बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड, एंड द आंसर इज नो। तो लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी। तो डिबेंचर लिस्टेड हैं, लेकिन फिर भी इसको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। और ये कब से शुरू हुई है ये कहानी?
1 अप्रैल 2021 से ये कहानी शुरू हुई है। 1 अप्रैल 2021 से पहले क्या होता था, 31 मार्च 2021 या उससे पहले क्या होता था, तब कहते थे लिस्टेड प्राइवेट कंपनी है। 31 मार्च 2021 से पहले क्या बोलते थे, इट इज अ लिस्टेड प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी बोलते थे। अब इसको लिस्टेड कंपनी माना ही नहीं जाता। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन अमेंड हो गई है, अमेंडमेंट आ गई है, और वो अमेंडमेंट कब आई है, 1 अप्रैल 2021। अब एक चीज क्लियर हो गई जो अभी तक समझ में आया कि प्राइवेट कंपनी अपने इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं करवा सकती, प्राइवेट कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर लिस्ट नहीं करवा सकती, प्राइवेट कंपनी अपने कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्ट नहीं करवा सकती, प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करके भी लिस्ट नहीं करवा सकती। वो तीनों तो अलाउड ही नहीं है लिस्ट कराना। लिस्ट करवाना सिर्फ क्या अलाउड है, और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को लिस्ट करवाना अलाउड है, क्योंकि वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इस प्राइवेट कंपनी को अनलिस्टेड कंपनी माना जाएगा, इसको कंपनी लॉ में लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। और ये कहानी कब से है, 1 अप्रैल 2021 और उसके बाद से। अब वो पहले क्या होता था, अब हमारे लिए देखा जाए तो रेलिवेंट है ही नहीं। आज 2022 में बात करें आज, तो इट इज सिंपली अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी। आज की तारीख में अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी ही माना जाएगा। क्लियर है, गॉट दिस। बाकी आगे लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन तो पढ़नी है हमें आने वाली क्लासेस में। अब एक पॉइंट और इसमें लास्ट में, यहां पर आपने 3 प्रोहिबिशंस पढ़ी, मतलब 3 रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन प्रोहिबिशन देखी आपने, और एग्जाम में 3 शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान देना। कौन से 3 शब्द, रिस्ट्रिक्ट्स, लिमिट्स। एग्जाम में ना ये जरूर ध्यान देना, कहीं ये शब्द गलत मत कर देना प्लीज। एक क्या है, रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, दूसरा क्या है, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, और तीसरा क्या है, प्रोहिबिट्स। तो आर्टिकल्स ऑफ प्रोहिबिट कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, रिस्ट्रिक्ट, लिमिट, प्रोहिबिट। ये 3 शब्द जरूर बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। अब एक चीज यहां पर पूछना चाहता हूं आपसे, कुछ बताने जा रहा हूं और फिर कुछ पूछने जा रहा हूं। ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 जब था, ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956, तब यहां पॉइंट नंबर 4 में लिखा था कि एक प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स से पैसा बोरो कर सकती है, डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा बोरो कर सकती है, उसके अलावा और किसी से पैसा बोरो कर ही नहीं सकती। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। जनरल पब्लिक से पैसा बोरो नहीं कर सकती। अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बोरो द मनी फ्रॉम जनरल पब्लिक और फ्रॉम इट्स ओन शेयर होल्डर्स, वट एवर, किसी से भी अलाउड नहीं है। सिर्फ किससे अलाउड था, ये था अपने डायरेक्टर से, डायरेक्टर के रिलेटिव से और अपने शेयर होल्डर से ले सकती है, लेकिन शेयर होल्डर के रिलेटिव से नहीं ले सकती। ये भी मना था। तो ये कब की बात हो रही है, ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956। सो अ प्राइवेट कंपनी, क्या लिखा था, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बोरो। आप मत लिखना, आप सिर्फ सुनो, अभी लिखोगे तो फिर काटना पड़ेगा, मैं तो रब ऑफ कर दूंगा, आप काट नहीं पाओगे। सो अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बोरो from any person other than whom, other than its directors, डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स और अपने ओन शेयर होल्डर्स। ऐसा लिखा हुआ था कि बोरो करना मना है। तो सिर्फ किससे बोरो करना अलाउड होता था, अपने डायरेक्टर से बोरो कर सकते हैं, डायरेक्टर के रिलेटिव से बोरो कर सकते हैं, या अपने शेयर होल्डर से बोरो कर सकते हैं, उसके अलावा और किसी से बोरो नहीं कर सकते। 100 बातों की एक बात, जनरल पब्लिक से पैसा बोरो नहीं कर सकते। और उन बोरोइंग्स को नाम देते थे डिपॉजिट्स। क्या नाम देते थे, डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स की फॉर्म में बोरो नहीं कर सकते। अब ये पॉइंट यहां से डिलीट हो गया। अब जब ये पॉइंट यहां से डिलीट हो चुका है, अब सवाल है कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद आज की तारीख में क्या एक प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक से डिपॉजिट की फॉर्म में बोरो कर सकती है? क्योंकि पहले ये 4 प्रोहिबिशंस होती थी, 4 रिस्ट्रिक्शंस होती थी, अब चौथा वाला हटा दिया। और जब चौथा हटा दिया तो अब आज की तारीख में क्या एक प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक से पैसा बोरो कर सकती है? आंसर इज स्टिल नो। आंसर आज भी नो है। और वो नो किस वजह से है, वो यहां पर जो डिलीट हुआ या डेफिनेशन की वजह से नो नहीं है,
वो कहाँ है, जब हम न्यू कंपनीज एक्ट में डिपॉजिट्स का सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 73, वहां पर मना है। 73, 74, 75, 76 पढ़ते हैं तो वहां पर मना है। तो न्यू कंपनीज एक्ट में डिपॉजिट के सेक्शंस कहां पर हैं? देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन ऑन और प्रोहिबिशंस इन सेक्शन 73 एंड 76 रेड विद द रेलिवेंट रूल्स। और उनमें क्या लिखा हुआ है वहां पर कि प्राइवेट कंपनी, आज भी कहानी वहीं की वहीं है, प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर से बोरो कर सकती है, डायरेक्टर के रिलेटिव से बोरो कर सकती है, ओन शेयर होल्डर से बोरो कर सकती है, लेकिन जनरल पब्लिक से बोरो नहीं कर सकती है। आज भी कहानी वहीं की वहीं है, लेकिन वो कहानी डेफिनेशन से हटा दी गई और डेफिनेशन से हटाकर कहां ले गए? सेक्शन 73 और 76 में ले गए। और ये दो सेक्शन हम कब पढ़ेंगे? इन द चैप्टर ऑफ डिपॉजिट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का चैप्टर करेंगे। और बड़ा धमाकेदार धुआंधार चैप्टर है, बहुत ही ताबड़तोड़ चैप्टर है। डिपॉजिट की डेफिनेशन, एक डेफिनेशन करने में 3.5 घंटे लगते हैं, वो मतलब 3-3.5 घंटे की डेफिनेशन है वो, और लंबी इतनी है वो डेफिनेशन ही, 4-5 पेज की तो डेफिनेशन है। मतलब डेफिनेशन इज 4 पेजेस और 5 पेजेस, तो समझ में आता है कि भाई उसको पढ़ना और फिर उसकी लीगल इंटरप्रिटेशंस, तो टेक्स टाइम। और उस डेफिनेशन से कम 5-6 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। मतलब वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि बार बार पेपर सेटर भी उसमें से कभी कोई पॉइंट कभी कोई पॉइंट, पूरी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, क्या कहीं से एक पॉइंट पकड़ेगा, उसके ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाई, बताओ जी सॉल्यूशन बताओ। तो करेंगे वो जब वो टाइम आएगा। अभी जो बोलने जा रहा हूं उसमें दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना, सिर्फ 2 मिनट की बात है, सिर्फ सुन लीजिएगा कि वो उस चैप्टर में हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं और ये वहां रिपीट करेंगे हम जब हम वो चैप्टर करेंगे। तो अब हम किस तरफ जा रहे हैं, कौन से सेक्शंस पे? 73, 76 जो अभी तक आपने पढ़े नहीं है, लेकिन जस्ट गिविंग यू अ लिटिल आइडिया अबाउट दिस। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, वेदर अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स ओन डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स। क्या एक प्राइवेट कंपनी अपने खुद के डायरेक्टर और उनके रिलेटिव से वेल डिपॉजिट ले सकती है? आंसर इज यस। और साथ में वहां लिखा है कि उस डिपॉजिट को डिपॉजिट माना ही नहीं जाता। डिपॉजिट की डेफिनेशन में लिखा है कि एक प्राइवेट कंपनी जब अपने डायरेक्टर से पैसा बोरो करती है या डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा बोरो करती है तो उसको डिपॉजिट माना ही नहीं जाता, और फिर डिपॉजिट वाले जो लीगल प्रोविजंस है वो कंप्लाई नहीं करने होते, कोई जरूरत ही नहीं होती कंप्लाई करने की। नेक्स्ट वन, क्या एक प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट ले सकती है फ्रॉम ओन मेंबर्स? तो आंसर इज यस, वंस अगेन ले सकती है, लेकिन उसको डिपॉजिट माना जाएगा और फिर डिपॉजिट वाले लीगल प्रोविजंस कंप्लाई करने पड़ेंगे। फर्क समझ में आया? ऊपर क्या बोल रहे हैं, अगर डायरेक्टर या रिलेटिव से लेते हैं तो डिपॉजिट माना ही नहीं जाएगा, तो डिपॉजिट माना ही नहीं जाएगा। और नीचे क्या बोल रहे हैं, ओन मेंबर ओन शेयर होल्डर से ले रहे हैं तो डिपॉजिट माना तो जाएगा और फिर डिपॉजिट वाले लीगल प्रोविजंस कंप्लाई करने पड़ेंगे, लेकिन ले सकते हैं। देन जनरली, और उसकी लिमिट बताइए कितना, कहां तक ले सकते हैं? 100% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल। इट्स का मतलब किसकी पेड अप कैपिटल? कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की बैलेंस शीट उठाओ, उसकी प्राइवेट कंपनी की पेड अप कैपिटल। और पेड अप कैपिटल में इक्विटी कैपिटल या प्रेफरेंस कैपिटल या दोनों? पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो ऐड कर दीजिए। और साथ में क्या लेना है? फ्री रिजर्व्स विच आर फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नाम सुना हुआ है, मालूम है ना सबको? जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू करते हैं तो जो फेस वैल्यू के ऊपर सरप्लस आता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो कहां तक ले सकती है कंपनी? एक लिमिट बता दी है कि प्राइवेट कंपनी कितना ले सकती है अपने खुद के मेंबर से, 100% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम इतना ले सकती है। अभी दिमाग नहीं चलाना, ये बहुत डिटेल में समझाऊंगा विद एग्जांपल्स विद कैलकुलेशंस, कब डिपॉजिट के चैप्टर में, तब पूरे एग्जांपल्स और कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा। देन इन सम एक्सेप्शनल केसेस मोर देन 100% लिमिट भी अलाउड है। अगर स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है ना आपकी तो 100% से भी ऊपर अलाउड है। यू कभी नाम सुना है स्टार्टअप? तो स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी आपने बनाई है तो मोर देन 100% भी अलाउड है शुरू के सालों में। और पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, वेदर अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक and the persons other than director, person other than relative of director or other than own members? तो आंसर इज नो, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। और ये ओल्ड कंपनीज एक्ट में भी था और न्यू कंपनीज एक्ट में भी है। सो इट इज सेम इन ओल्ड कंपनीज एक्ट एंड सेम इन न्यू कंपनीज एक्ट, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। इन लोगों के अलावा और किसी से डिपॉजिट लेना अलाउड ना था, ना
है, आज 2022 में भी अलाउड नहीं है, एंड आई एम होपिंग कि आगे भी अलाउड नहीं रहेगा। तो फिर से बोल रहा हूं, ये सब कुछ हम और ज्यादा डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे इन द चैप्टर ऑफ डिपॉजिट्स। तो यहां आकर फाइनली मैं कह सकता हूं द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी इज ओवर फ्रॉम माई साइड। अब आपको कुछ कहना है, पूछना है, मोस्ट वेलकम। एनी क्वेश्चंस? ब्रेक? वी गो फॉर अ ब्रेक।